कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? तो एक दिन पहले ये जांच पड़ताल होती है किसके घर पे क्या बना है, क्या पका है। तो फिर सब उनके घर जाके अटैक करते हैं वहाँ पे ना। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। तेज तेज बोले ना। अब क्या मजाक बनवा रही है, नहीं, तो नहीं, बात हो रही थी हमारे। नहीं बोल सकते भाई ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की खुशियों में हम आपके साथ हैं और आप यकीनन हमारे साथ होंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ बहुत से मेहमान हैं। अच्छा। और आज आपका ईद का दिन बहुत मज़े का गुजरने जा रहा है मुदस्सर इकबाल और सुमैया रिजवान के साथ। थैंक यू मुदस्सर। शीर खुरमा खाया आपने? जी बिल्कुल खाया है। अच्छा, शीर मेरे खुरमा लिए भी खाया लेकर आए आप? और भी बहुत कुछ खाया है। अच्छा जी, चलें यहाँ तो हो गई खाने पीने की बातें, मिलने मिलाने की थोड़ी बातें कर लेते हैं। बड़े प्यारे और बहुत ही हमारे अच्छे मेहमान, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल शोज़ में तो आप दिखते ही रहते हैं, लेकिन आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से। ना कोई बात होगी ज़्यादा सियासी, बल्कि कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे सवालात होंगे मुदस्सर जो इससे पहले नहीं किए, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। अच्छा, यानी कि आज सियासतदानों का भी इम्तहान है। लेकिन आज हमारे साथ एक और भी मेहमान जो सियासत में तो नहीं लेकिन अपने यानी कि फ़न में, अदाकारी में बहुत बड़ा नाम है। और लोग कहते हैं गुफ्तगू हो तो हंसते हैं, उनका नाम सुनते लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो जाती है। तो मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बड़े एक लेजेंडरी फनकार, कॉमेडियन अयाज खान साहब। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, हमारे साथ मौजूद। ईद मुबारक। बहुत आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन वो ईदी पहुंच गई होगी आप तक। नहीं, अभी हमने कलेक्ट करनी है ईदी। आपसे अभी कलेक्ट करनी है। मेरा नाम पहले आपने लिया है, मुझे पता है। तो बहरहाल हम ये जिस तरह हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पूरी ईद हमारी सबकी ऐसी गुजरनी चाहिए इंशाल्लाह। और हम यूं ही मुस्कुराते रहें क्योंकि इसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और उनके साथ उनके साहबजादे आज मौजूद हैं और मुझे बड़े खुशी हो रही है कि माशाल्लाह या साहब जिस तरह से फिट फाट हैं और उनके साहबजादे भी इतने बड़े हो गए हैं। अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप आज बाबा के साथ और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज सियासतदान प्लस सोशल वर्क, क्योंकि सोशल वर्कर से पहले सोशल वर्कर देन सियासतदान, तो उन्होंने अपना आगाज किया और इस वक्त बड़े लोगों के फेवरेट रहे हैं। और कराची के सफाई बड़ा एक अहम मामला रहा है उससे, जैसे बड़े एक्टिव रहते हैं जी। अगर आपने कहीं कचरा फैला दिया है तो और वहां पर कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की, तो वो तवज्जो दिलाओ नोटिस लेके पहुंच जाते हैं आलमगीर खान, फौरन उसको फिक्स इट कर देते हैं। फिक्स इट के बानी भी और मेंबर नेशनल असेंबली ये पूछेंगे कि उनको कह सकते हैं नहीं कह सकते। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। आलम साहब आपका हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और हमारे साथ आज हमने जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर गई, हमने मेहमान पीटीआई के ज्यादा कर दिए। और आज हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा भी मौजूद हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज ईद पे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच के बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे साहिबा ने ईद के रोज हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और आज एक और शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला हमारे लिए। और हमारे एक और बड़े जबरदस्त किस्म के मेहमान, हमारे बड़े दिल एक्टिव। हाँ जी, हमारे बड़े एक्टिव और हमेशा बोल के हम तो कहते हैं ना रेस्क्यू 1112 पे जैसे पंजाब में कॉल होती है, पुलिस को 15 कॉल होती है, ईदी को 115 पे कॉल होती है। जैसे जहां हमारे प्रोड्यूसर्स फंसते हैं न्यूज के किसी मामले पे और वो उनको बुला लिया और कहते हैं कि खुद से भी अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है लोकल इशू, लोकल बॉडीज के इश्यूज पर, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। कराची में बारिशों के मसाइल हों, कराची में कोई भी मसाइल हों, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है जी, इन मसाइल को कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारे साथ एमक्यू पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल में। आप सब मेहमान। और रेहान हाशमी साहब की एक बड़ी खास बात है, ये पिछले 10 साल से इतने ही ऐसे ही लग रहे हैं, ये भी नहीं आगे नहीं जा रहे, पीछे नहीं जा रहे। तो ये पॉज लगा दिया आपने भी, हम पॉज लगा दिया है ना। सोबत अच्छी रखी है हमने। हाँ, सोबत अच्छी रखी है। हाँ इसलिए तो आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या बात है। अयाज भाई से आगाज कर लेते हैं। अयाज भाई, वैसे तो ईद मिलने मिलाने का, हंसने हंसाने का, खुशियों का मौका होता है। तो जहाँ आज हमारी एक अच्छी बात है कि सियासतदान भी बैठे होते हैं, आप भी बैठे हैं, तो ये ईद जो है ये हमारी ज़िंदगियों में हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन की ईद है, ये ऐसी खुशियाँ क्यों हम सारा साल नहीं मना सकते होते? देखें, बाकी अगर हम 2-3 कर लें
तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली इजाज़त नहीं दे रही होती, दूसरी तीसरी की। लेकिन ईद एक वाहिद वो चीज़ है जिसको हम तीसरे दिन भी मना सकते हैं, जब चाहे मनाते हैं, और गेट टुगेदर रख लेते हैं। सिर्फ खुशियाँ बांटने से, वो कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से कभी भी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। तो वाकई मैं सियासतदान जो भी हैं माशाल्लाह सब मेरे दोस्त भी हैं, सब से मेरी मुलाकात है, इनकी मौजूदगी में मुस्कुराहट बढ़ना जो है, क्योंकि ये मसाइल ज़्यादा हल कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम बातें करेंगे, कुछ इनकी फैमिली की भी से पूछ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आज पूछना हम नहीं ये तो जरूर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की कमी की वजह क्या है, और इनसे भी पूछेंगे। जो आप कह रहे हो कि एक हो जाते तो दो नहीं, तो ये भी पूछ लेंगे आज। आलमगीर से मैं ये पूछ, आलमगीर बहुत एक्टिव रहते हैं आप, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे पॉलिटिकल वर्क हो, बड़े हमेशा सोशल मीडिया पे भी हो, बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कैसे टाइम निकालते हैं घर वालों के लिए, या ये मैं कहूँ कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? और ईद तो ये छोटी ईद तो घर पे ही होती है, सही है। और रिश्तेदारों के, क्योंकि हमारे रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं, तो एक दिन पहले ये जांच पड़ताल होती है किसके घर पे क्या बना है, क्या पका है। तो फिर सब उनके घर जाके अटैक करते हैं वहाँ पे ना। लेकिन बड़ी ईद में चूंकि वो कुर्बानी की ईद में सफाई वगैरह का मामला होता है, तो हमारी टीम सारी सड़कों पर सफाई वगैरह में होती है। ये ज़रूर है कि आप पॉलिटिक्स में होते हैं, और हर पॉलिटिशियन के लिए, मेरे लिए नहीं बल्कि पॉलिटिशियन छोड़े, जो भी पब्लिक फिगर है, आप सब और हैं मीडिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, शोबिज़ से, सबके लिए फैमिली को टाइम देना मुश्किल रहता, शिकायत भी होती। और लेकिन ये ज़रूर है कि जो शादी से पहले पॉलिटिक्स में या पब्लिक अफेयर्स में, तो वो फिर जिसने शादी की है उसको पहले सोच के आना चाहिए था। एक या दो एक वो अपनी अपनी किस्मत है, ऐसे ही है। नहीं, वो बड़ा मशहूर है कि शरीफ आदमी एक ही शादी करता है, एक भी बहुत एक है ना, एक ही को पूरा कर ले बहुत नहीं, जो ज्यादा शरीफ आदमी होता है वो दो भी कर लेते हैं। जो वजीर आजम शरीफ होता हो ना, वो 3 भी कर सकता है। तो ये शरीफ होने पे डिपेंड करता है कि कौन कितना शरीफ है। वैसे भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। साहिबा, आप क्या करती हैं ईद पर, कैसे गुजरती है आपकी ईद? देखिए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए, 2 शादीशुदा भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरता है। बेटी आ जाती है घर, और पोते हैं मेरे 2 माशाल्लाह, बहुत एंजॉय करते हैं। तो उसके अलावा दोस्त अहबाब, यहाँ कराची में मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। अच्छा। मेरे सारे रिश्तेदार उधर इस्लामाबाद वाकेंट में होते हैं। तो यहाँ पे बस ये होता है कि वो सरगोदियन दोस्त, जो मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो उनके दोस्त आ जाते हैं, फिर उनके घर यहाँ हम चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक रात पहले मैं शीर खुद बना लेती हूँ। शीर खुद बनाती हूँ, वो कोई और नहीं बनाता। पूरी रात जो पकती है वो वाली शीर? जी, बिल्कुल, जबरदस्त। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। बस हम आ रहे हैं आपके घर, यहाँ जरूर डेफिनेटली। तो बस इस तरह ईद का दिन गुजर जाता है सारा, और फिर अगला दिन ये होता है कि हमारा विजिट होता है दोस्तों के घर। फिर आप मिलने जाती हैं सबसे? जी, मसरूफ होती है इनकी काफ़ी, क्योंकि देखिए, एक तो 2-3 चीज़ें ईद की ऐसी होती हैं, छोटी ईद की खास तौर पे, एक पुलाव ज़रूर बनना है, एक शामी कबाब ज़रूर बनने हैं, फिर कोरमा या इस तरह की चीज़, और साथ ही शीर। तो शीर तो नमाज से पहले तैयार होनी चाहिए, कि जाने से पहले, ताकि वो मर्द हज़रात प्याला तो खा के जा रहे हो, मुंह मीठा करके। बिल्कुल, तो वो रात को तैयार हो जाता है। बाकी वो लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो जल्दी जल्दी ये वाली चीज़ें होती हैं। क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। रियान भाई, आप तो ऑब्वियसली खीर या शीर आप तो बना नहीं रहे होते, लेकिन आप खा के चले गए। लेकिन उस दिन सारा दिन फ़ोन आ रहे होते, रियान भाई ये मामला है यार, ये कर दें, या फिर कुछ और मुख्तलिफ ईद रहती है आम दिनों से? देखिए, MKM के यूजुअली जो पार्लियामेंटेरियंस हों या जो रहनुमा हों, यूजुअली हमारा पहला दिन जो होता है वो हमारे एक बड़ी तादाद है MKM के लोगों की जो कि असीर हैं या शहीद हैं, तो उनके घरों पर मुख्तलिफ लीडरशिप के लोगों की जिम्मेदारी लगती है कि पहले दिन जाते हैं। लेकिन नमाज के बाद यकीनन हम घर आते हैं, और घर आने के बाद ख़वातीन पे ज़्यादा बर्डन होता है इस ईद में। मर्द को तो कुछ नहीं करना होता वैसे तो देखा जाए, तो ख़वातीन को ना सिर्फ मेहमानों के लिए इंतज़ाम करने होते हैं, घर की ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं। हमें तो सिर्फ खाना ही होता है, चखना होता है, नमाज देने होते हैं, फिर निकल जाना होता है अपने काम पर। हेल्प नहीं करवाते किचन में बेगम के साथ? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं। शॉपिंग पे लेके जाते हैं? देखने जरूर जाते हैं कि क्या पक रहा है। नहीं, वैसे शॉपिंग पे लेके जाते हैं, ईद की शॉपिंग पे लेके जाते हैं? जरूर मुश्किल होता है, कम होता है। ये तो बड़ी गलत लेकिन बात है। किचन में जाके देखने की जसारत जरूर करता हूँ मैं, ज्यादा रिमार्क्स ये तो नहीं कि ज्यादा रिमार्क देते हैं, नहीं, रिमार्क्स नहीं देते कि हिम्मत है ना, ये इजाजत खतरनाक बात होती है। जसारत करता हूँ, इसलिए जसारत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, वैसे देखा है कि बीवियां एक तो माशाल्लाह पकाती बहुत है, बहुत अच्छा पकाती हैं, और अच्छा बाद में बोला आपने। और मजाल नहीं होती किसी की
कि किसी भी चीज़ के लिए आप हमें अगर नमक ज़्यादा है तो आपने कहना क्या माशाल्लाह बैलेंस है, व्हाट बैलेंस। तो आप लेकिन हम लोगों को देख देख के बीवियों को हमने अगर सर खुजाया ना, हमने अगर खुदाई कसम सर खुजाया ना तो बीवियों को पता है कि हमने सर क्यों खुजाया है, हमें ऐसा चेक करती है ना। अच्छा, आप भी वही मजबूर आदमी जिसको पता नहीं होता कि उसकी बीवी उससे मजबूर क्यों के नाराज साथ है? लाचार भी लगा क्यों नाराज है, मजबूर और लाचार। नहीं और बात ये है कि देखें एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अब ये बड़े हो गए तो उसमें तो आप बिल्कुल थोड़ा सा अभी कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वो बीवियां फिर पेटों का सहारा लेती हैं। उस जगह आके हम लोग फिर आप किसकी कहते साइड हैं लेते हैं, अम्मा की या बाबा की? नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल चलता हूँ। और न्यूट्रल? जी जी, आजकल न्यूट्रल खतरनाक है। वो घर में ही न्यूट्रल है। समझदार है खुद। वैसे न्यूट्रल जानवर होते हैं, आप न्यूट्रल क्यों है भाई? मगर छोटे ना अम्मा के बड़े लाडले होते हैं। जी जी जी, है ये ना? बात तो है। आप बाबा के लाडले, अम्मा के देखिए, लाडले। ये बात तो सच है, बच्चे जो भी हों वो होते सब अम्मा की साइड पर ही है ना? ये और ये लड़के ज्यादा होते हैं अम्मा की साइड पर। तो लेकिन खैर मैं ये कहता हूँ कि माशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मम्मी जहाँ पर मुझे लगता है कि पप्पा की साइड लेनी जरूरी है तो वहाँ भी पप्पा की साइड भी लेता हूँ, जहाँ मुझे लगता है नहीं लेकिन थोड़ा आप सा तो neutral है ना भाई, मैं आपकी सियासी हैं। न्यूट्रल की जो साइड है ना वो समझ जी, गया। जी, बस। कि आप जो न्यूट्रल है मैंने लेकिन इसीलिए साइड ये की word use किया पहले। तो ये न्यूट्रल की जो साइड है वो डेफिनेशन दे दी है जी। भाई neutral की बच्चे side आजकल पे बड़े बड़ा। सियासी हो गए हैं, घर में ही सारी सियासत हो रही होती है और वो वही बात है कि जिसका पलड़ा भारी हो रहा होता है ना वही बच्चे उधर ही। वैसे एक वजह बात मैं तमाम मर्द हजरात से यहाँ पर पूछूंगी कि कितना पैसा खर्च करवाती हैं आप सबकी बेगमां? सबसे पहले आलमगीर, नई नई इनकी शादी तो हुई पहली है। शादी है, हाँ, नई ये- नई शादी हुई है ना, पहली क्या उस मतलब? पे पहली क्या मतलब? पहली ईद है यार शादी के बाद। मैं तो अभी देख रहा हूँ, जो सुनता था देखता था, तो बड़ा मुश्किल होता है ये है। अखराजात जो बर्दाश्त करना। और फिर अभी तो नेशनल असेंबली से भी हम चूँकि वो इस्तीफ़ा वगैरह हो गया, अभी आगे के लिए देख रहा हूँ कैसे मामलात हमने चलाने हैं। अभी आप सुन रही हैं ना? सुन लें, अब इतना सुन रही आसान हैं ना नहीं है आप? कि जो चीजें हैं तो अब वो पैगाम दे रहे हैं इनडायरेक्ट। अच्छा, मैसेजेस आते हैं कहाँ हैं आप, कब आएंगे, हाँ, इतनी ये देर है। क्यों लगा दी? ये तो आते हैं। पूरा पीछे एक इंक्वायरी चल रही होती है। लेट क्यों हो गए? जो साथ होते हैं उनके नंबर्स भी होते हैं, जो ड्राइवर है या जो भी इर्द गिर्द लोग अच्छा, उधर हैं तक सबके चल रहा नंबर था वगैरह, ये इन तो केस नंबर सियासतदान ज्यादा मशकूक होते हैं हमसे ज्यादा। ये मतलब आप कहना मतलब नहीं नहीं नहीं, ये कतई सब नहीं। सारी- सिर्फ मसरूफियत आप लेके जा रहे हैं, मैंने नहीं कहा। बेगम तो बेगम होती है ना यार साहब। देखिए मैं आपको एक इतने मजे की बात बताऊं, हमने वहाँ पर मॉरिशस में शो किया तो मैं और हमारे गुलाम अली साहब थे वहाँ। तो आप यकीन करें कि फ़ोन पर मैंने कहा कि बीवियाँ जो है ना, तो मैं ऐसी मिसाल दे रहा था कि मोबाइल में पहला सवाल था कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? तो वो कहने लगे कि जनाब, वो मुझे बता रहे हैं, कहने के अयाज खान टोल्ड मी वेरी राइट बिकॉज वेन एवर आई एड्रेस्ड एंड डायरेक्टली कमिंग टू द टीवी, यानी वो कह रहे कि जब आप लाइव आ रहे हैं ना उसके बावजूद कहने मेरे पास मैसेज आता है, लाइव पे मैसेज आता है कि आप कहाँ पे हैं। तो अब आप ये बताएं कि जब एक वो वजीर आजम सही बात और है। वहाँ पे उनको उन तक को ये पूछा जा रहा है जब लाइव आ रहे हैं कि कहाँ हैं आप, बिल्कुल वो बताइए बाद ना। में कह रहा है भाई वहीं रिकॉर्डिंग थोड़ी चल रही थी। यानी कि वही नहीं, बात है ना, बताना चाहिए बेगम ना कि बेगम कहाँ होती है, चाहे वो बादशाह की हो बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। किसी की भी बेगम के हो। दोस्त थे एक बेचारे अभी फौत हुए हैं पिछले साल, उनके फ़ोन पे ये लिखा हुआ था, जब ये बेगम फ़ोन करती थी ना तो लिखा आता था कहाँ हो। तो रियान भाई आपके साथ भी होता है। आप तो, मैं एक प्रोग्राम में था कि रियान भाई वहाँ आए, थोड़ी देर के लिए आते, ये न्यू कराची की तरफ सही। एक डिबेट कंपटीशन था, उसमें आए थोड़ी देर के लिए, कह रहे हैं उसके बाद फलां जगह जाना है, और थोड़ी देर शाम में मैं देखा किसी चैनल पे आ रहे। मतलब ये आप तो इस तरह से, आपकी भी इंक्वायरी लगाई होती है, कुछ चिप लगा रखी है आपके कपड़ों में, मेरी कहाँ के वाइफ जा रहे? तो आदी हो गई है। अच्छा। पहले इंक्वायरी, अच्छा ये नंबर बिल्कुल बात सही गई इन्होंने कि नंबर जो है ना, जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके होते हैं, और एहतियातन भी रखना भी हाँ, जाहिर चाहिए है। कि ताकि अच्छा बुरा हो तो कम से कम अवेयर रहें। और कंसर्न होता है क्योंकि ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों पहले तक कराची के जो हालात थे उसमें घर वाले बड़े कंसर्न रहते थे कि कहाँ हैं, जब खबर नहीं मिली या टाइमिंग से थोड़ा सा डेविएट कर गए तो एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। माशाल्लाह अब तो बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटीज़ का ज़्यादातर पता नहीं होता। ये पता होता है कि कहीं पर गए हुए हैं, दैट्स इट। लेकिन उसको उसमें हम तो कभी सियासत, शिकवा आधी करती सियासत तो हैं? हमने घर में करनी होती है। नहीं, कभी शिकवा होता है, आप टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। वो एक ऑप्टिमम पॉइंट आता है कि शिकवा शिकायत खत्म हो जाती है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। शिकवा शिकायत अभी वहाँ पर हो रहा होगा
तो यानी कि ये कॉम्प्रोमाइज वाली सूरत हाल होगी। अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ नई नई शादी हुई है, तो यहाँ पर अभी जरा मामला समझने में टाइम लग रहा है। एक और भी हमारे मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, और दिन में कहाँ, शाम में कहाँ, रात में कहाँ, अगले दिन कहाँ, और जब भी उनको देखे वो एक ही लिबास में घूम रहे होते। मैंने उनसे पूछता हूँ कि यार ये क्या है, तो कहते यार बस काम में इजी रहता है ना बंदा। और वो हमारे मेहमान आ गए हैं जनाब, उनका वेलकम करते हैं। जफर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जफर अब्बास जनरल सेक्रेटरी जेडीसी। देखें ईद पर भी इतने मसरूफ हैं कि जफर भाई को बड़ी मुश्किलों से हमने बुलाया है। बहुत शुक्रिया जी, टाइम निकाला आपने। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई ने 2 शलवार कमीज रखी हुई हैं, एक बड़ी ईद पर पहनते हैं, एक छोटी ईद पर पहनते हैं, नमाज के बाद वापस आते फिर ऐसे कपड़े। मैं पिछले 5 साल से जो है हमने इनके साथ 14 अगस्त का भी शो किया, बड़ी ईद का भी शो किया, आप छोटी ईद का भी कर रहे हैं, और एक ही लिबास में तो देखती नहीं। हम चांद रात को जो घर से निकलते हैं तो ईद के दूसरे दिन घर जाते हैं। बस असल में देखें ना, जहाँ इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इतने यतीम खाने, ओल्ड एज होम, डायलिसिस सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर, एम्बुलेंसेस, उसके लिए जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं जैसे रमज़ानों में सपोर्ट करते हैं, इसी तरह ईद पे फितरे के लिए सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे 100-150 मकामात पे उन सारी जगहों का अरेंजमेंट, और हम तो फितरे की भी रसीद देते हैं। सही, क्योंकि हम पीसीबी रजिस्टर्ड इदारा हैं, हम अपना ओपन ऑडिट कराते हैं, तो इसलिए उन तमाम चीज़ों को भाई समझते हैं कि क्या है मामला। फिर इसी तरह बकरीद में भी, और आप आज गाय की खाल हुई है ना 200 रुपए की, सर गाय की खाल 9,000 रुपए की थी कि नहीं थी? यानी आपकी 100 खालें अगर हुई हैं तो वो 9 लाख रुपए की होती थी। आज वो 900 रुपए की हैं 100 खालें। आज लोग फोन करते हैं गाय की खाल ले लो, कोई लेने नहीं आता घर के बाहर। और आप ये बताएं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पहले कहते थे लोग, अब नहीं कहते कि खाल में रहो, वरना पहले ये जो खाल वाला मामला था ये इतना हो गया था कि आदमी बेहाल हो जाता था और घबराता था कि खाल किसको दें। सर लड़ाई होती थी, हर आदमी नॉक करता था। नहीं, कई बार तो कहते थे कि यार पहले से ही कह दिया जाता था कि खाल हमारी। नहीं, और भी मुश्किलात होती थी। देखिए होता यह था कि आप लाजिम बात है, अगर फैमिली में 4 बड़े हैं तो और सारे भाई मिलके गाय हैं, एक भाई बोल रहा है मदरसे को देनी है, दूसरा कह रहा है सियासी तंजीम को देनी है, चौथा कह रहा है फलाने को देनी है। अब तो ये पोजीशन है। अच्छा, उस वक्त तो वॉलंटियर्स भी, रजाकार भी कहते थे ना कि मैंने 100 खाल इदारे को दी तो 9 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो वो कहते थे उसके ऊपर जो कुछ भी है साफ भी कर देते थे, उसकी गंदगी जो कुछ है। हालांकि लोग खाल भी धो देते हैं, तो खाल का वेट अगर 20 किलो है तो पानी उसमें होता है 60 किलो, तो बेचारे 80 किलो खाल। अभी तो बकरे की खाल के लोग फोन कर रहे होते हैं कि खुदा के वास्ते उठा लो, क्या करेगा कोई? 60 रुपए की खाल है बकरे की, और आप जिसके पास खाल लेने जाएंगे वो 3 जुमले आपको मारेगा। 3 केसेस भेजे थे तुम्हारे पास राशन के, यार आपने 5-5 हजार 15,000 के 3 केस भेजे और 70 रुपए की खाल दे रहे हैं आप। तो लेकिन उनकी मोहब्बत है लोगों की, और जाना पड़ता है। आप नहीं जाएंगे तो लोग महसूस करते हैं। अच्छा, आप सारी ऐसी बातें करें, मुझे लग रहा है बकरा ईद मैं बता रहा हूँ कि वो जो मेरा एक सूट है ना 2 बार इस्तेमाल होता है, वो वैसे ही टंगा हुआ है पिछले 5-10 सालों। जफर भाई, आपके आने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे बेगमात की, घर में कितना टाइम देते हैं आप? मुझे पता है बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन बेगम को जो शिकवे शिकायत होते हैं वो कैसे दूर करते हैं? नहीं, बेगम नहीं, शिकवे शिकायत का टाइम, बेगम नफरत करती है मेरे जुमले से सो जाऊँ। मैं घर पहुंचता हूँ सुबह 6 बजे, अगर उठती है मैं बोलता हूँ सो जाओ तो उस पर तब जाती है कि अभी तो बात करने का टाइम है। फिर जब वो लोग बच्चे वगैरह जाते हैं स्कूल में, फिर लाजमी, असल में हमारे पास लोड इतना ज़्यादा है, सही बात है, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर आप एक कोई भी फलाई इदारा ऐसा खोलें कि जिसमें आप ये ऐलान करें कि मरना, जीना, मैयत भेजना, इलाज कराना, हर केस लेंगे और आने वाले किसी शख्स से उसकी ज़बान, मजहब, सूबा, शहर नहीं पूछेंगे, तो फिर आप ये समझिए कि आपके ऑफिस में एनी टाइम 400 लोग खड़े हुए हैं। और हम दिन भर इतना लोड होता है हमारे पर, आप तसव्वुर नहीं कर सकती हैं, और इतने बड़े बड़े प्रेशर आ रहे होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी परसों मेरी बीवी ने बोला कि मासी जो है वो राशन मांग रही है। मैंने उससे बोला कि भाई हमारे घर में काम कर रही है, आप अलमारी से पैसे निकालो, उसको राशन दे दो। लेकिन वो उसमें 2 राशन मांग रही है क्योंकि वो 10 घरों में काम करती है। तो मैंने कहा बाकी 10 घरों से ले। तो कह रहे हैं बाकी सब ये बोल के मना कर रहे हैं, चूंकि जफर के घर में काम करती हो तो जाओ वहां से लो, उन्हीं से लो। तुम ये सब देखें, अंदर भी, घर के अंदर भी मैं ये सब चीजें फेस कर रहा हूँ। मासी के बच्चे को कपड़ा दिलाने, मैंने कहा दिला दो। अब हमारे पास जो कपड़े मैंने वहां से चोरी करके नहीं लाऊंगा, वो तो उनके लिए हैं भाई जिन्होंने दरखास्तें दी हैं। माँ हम भी ईद मनाएंगे, हमारी कैंपेन है, 2.5 लाख से ज्यादा सूटों की दरखास्त आई है। तो ये पर्सनल लाइफ कितनी मुतासिर होती है इससे? या रही है कोई पर्सनल लाइफ? यही पर्सनल लाइफ है, यही पर्सनल लाइफ। अपनी जो लाइफ है वो खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हो गई, ये अपनी खुशी से लाइफ ये चुनी है, ये चूज की है। हाँ, आप मुझसे पूछेंगे ना कि भाई जहाज गिरा, सब टीवी पे देख रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो मेरी लाइफ है ना, मेरे लोग उस जहाज में थे, मेरे मुल्क के लोग थे और मुझे वहाँ पहुँचना था। इसी तरह मैं लोगों को भी, हम जब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं लेक्चर देने, तो मैं उनसे यही कहता हूँ
कि देखें आपने अगर टीवी पे देखा किसी फ्लैट या बिल्डिंग में आग लग गई है, उसमें 280 लोग साइड एरिया में जल रहे हैं, आपने क्या किया? टीवी का चैनल चेंज किया कि कल की छुट्टी का ऐलान कौन करेगा? उसने 270 जले हुए बताए, उसने 290 नहीं। आपका काम था एक बाल्टी पानी लेके घर से निकल जाते। कुछ नहीं कर सकते आप, रास्ता बनवाते वहाँ कुछ करते वहाँ फैमिलीज गिर रही हैं, कुछ तो हिस्सा डालेंगे ना। देखें एक औरत खड़ी भी बोल रही है कि मेरी 3 बहनें भी यहाँ काम करती हैं, मेरा बाप भी यहाँ, तो भाई क्या हो रहा है? मतलब कहीं तो अपना हिस्सा डालेंगे ना। तो मैं यही समझता हूँ जो सोशल वर्कर होता है वो सबके लिए जीता है। सही बात। देखें उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप यकीन करें मैं शायद 3 साल या 4 साल में एक दफ़ा कभी अपनी फैमिली के साथ कहीं खाना खाने गया हूँगा शायद, और वो भी मैंने इतनी टेंशन में खाया जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझे खौफ होता है कि कोई शख्स वीडियो बना ले या कोई काम करने वाला शख्स बहरा जो है वो आके बोले यार हमें तो खाने में यहाँ दाल मिलती है और आप हमारे नुमाइंदे हो, आप कैसे खा रहे हो अच्छी चीज़। बहुत मुश्किल प्रेशर होता है बहुत लाजमी। अच्छा आलमगीर होता है प्रेशर, वाकई ये चीज़ होती है। यकीनन देखें आप जब अगेन पब्लिक अफेयर में होते हैं तो वहाँ तनकीद, तोहमत और मजाक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने मोहतात रहना होता है। देखें आपको अल्लाह अगर कोई मकाम देता है तो साथ जिम्मेदारी भी होती है और वो जो कहते हैं ना इज़्ज़त अपने हाथ में, तो इंसान खुद इज़्ज़त साथ लेकर चल रहा होता है, ख़ुद को कैरी करता है। कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात, कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत उससे मोहतात रहता है। और सबसे अहम चीज़ ये जो उन्होंने कहा ना सोबत, सोबत भी वो रखता है कि जो ऐसी ना हो कि उसका मैसेज या इम्पैक्ट माशरे में गलत जाए। तो ये तो सबके लिए, और ये सबके लिए, सिर्फ सोशल वर्कर नहीं, जो भी पब्लिक फिगर है उन सबके लिए है कि वो अपनी इज्जत अपने हाथ में, आपने अपना मजाक उड़वाना है तो आप ऐसी बातें करें, ऐसी हरकतें करें, लेकर आपने चलना होता है। एक और भी चीज़ है, देखिए आप जब कहीं आके बोलते हैं कि जी मैं राशन बांट रहा हूँ, तो आपके पास डोनर भागे हुए नहीं आ रहे, केसेस आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं डायलिसिस सेंटर 50 खोल रहा हूँ, डोनर नहीं आ रहे, केसेस आ रहे हैं। अभी परसों एक चैनल ने हमारे गुलशन वाले डायलिसिस सेंटर में जाके अपनी रिपोर्ट बनाई है। आपके सर आपका शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त वीडियो हमारे हक में बनाई थी सर। तो वो उसने जाके वहाँ उस बंदे से बात कर ली जो मशीन पे लेटा हुआ है, इसका खून जा रहा है मशीन के अंदर 4 घंटे का। उसने बोला भाई यहाँ आप डायलिसिस करा रहे हैं? उसने बोला हाँ मैं अफोर्ड कर सकता था डायलिसिस, 30 लाख रुपए मेरे पास जमा पूंजी थी, मेरी ज़िंदगी की बूढ़ा आदमी था, वो सब 2 साल में ख़त्म हो गई। अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इस डायलिसिस, देखिए ना 15 से 25 हज़ार रुपए का एक डायलिसिस, हफ्ते में 3 डायलिसिस कोई मिडिल क्लास आदमी भी नहीं कर ये मैं क्योंकि मैं खुद इससे बड़ा करीब मेरी वालिदा को था तो हमें बड़ा मुश्किल था और बहुत सफ़र किया हमने किस तरह से ये होता है। जब आप ये बना रहे थे हमारी बात भी हुई थी फ़ोन पे कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो डायलिसिस सेंटर का। मुझे नहीं लग रहा था कि 100 डायलिसिस सेंटर बना सकते हैं। अभी हमने नौतनाबाद वाला का मतलब मैं तो वो चीज़ें देख रहा होता जिस तरह से वो आपने किया, ये बिलाशुबा आज की ईद के दिन के आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। वैसे थे पाकिस्तानी, वैसे थे कराची कि ये एक बहुत बड़ा काम है। हमें एक ब्रेक की जाना है जी। ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ होगा कुछ मौसीकी, कुछ फन, क्योंकि हमारे यादें ताज़ा करेंगे आपके मौसीकी हमारे और खास तौर पर हमारे बहुत ही मारूफ लेजेंड और जिनका कोई तारुफ के मोहताज नहीं है अरशद महमूद साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने गाने और कुछ फरमाइशें, है ना भाई, वो हम जरा कुछ करेंगे और हम मजीद बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा क्या यादें आपने ताज़ा कर दी हैं, मजा आ गया। और चंद दिन पहले जब रमज़ान मुबारक था तो बाबर अली साहब हमारे साथ रमज़ान मुबारक में ट्रांसमिशन में बैठे थे, तो मैंने उस वक्त उनको याद दिलाया आप बहुत सारे लोगों का इस गाने पे क्रश थे। सीरियसली और ये बड़ा बहुत बड़ी अच्छी यादें हैं इस गाने वैसे तो मेरी आवाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितने हीरो आ रहे हैं उन सब पे सूट करती, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अरबाज पे सूट करती। बिल्कुल अरबाज का तो वो बड़ा अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे अरबाज ही गा रहा हूँ। बिल्कुल वो गाना जो है अरबाज वाला जो है वो हम सुनेंगे इंशाल्लाह। वो बड़ा अच्छा, ये भी अरबाज पे जी ये भी अरबाज पे जो एक और बड़ा आपका फेमस गाना हो सके तो मेरा हो सके तो मेरा, वो तो जरूर सुनेंगे वो, क्योंकि आज का दिन जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जनाब ईद मुबारक आपको फिर से कहते हैं ब्रेक के बाद, और अरशद महमूद साहब आ गए हैं और आते ही जो है वो एक बड़ा जानदार गाने के साथ ही महफिल जम गई है जनाब, बड़ी महफिल। और जो मुस्कुराहट इस वक्त रेहान भाई के चेहरे पे है ना उस गाने को लेकर और अपनी नौजवानी, देखें अभी रेहान भाई जवान है इसलिए वो जो नौजवानी का वो सारा एक है, सबकी यादें ताज़ा, बहुत सारी चीजें याद। बिल्कुल मेरे अल्फाज आपने ले लिए। मैं चाह रहा हूँ मैं अल्फाज ले रहा हूँ, आप वाकयात बताएंगे। जुमला सही हो गया, देखा जो सेहरा तेरा।
वो मतलब बात क्योंकि थोड़ी सी पुरानी है तो वो हो रही है, देखा जो सेहरा तेरा, तो मौसम भी प्यारा लगा, तो वो मुस्कुराहट इस वजह से आई। क्रश याद आ रहे होंगे ना। अभी पूछते हैं किस किस का क्रश था यहाँ पर, और इस गाने को सुन के किस किस की क्या क्या आदत आ। और एक और हमारे साथ मेहमान हमारे आ गए हैं जनाब, उनको हम दावत देते हैं। अच्छा, वो भी अभी तक जवान है और हमेशा जवान रहने वाले हैं, क्योंकि हमने तो अपने बचपन से उनको नौजवान देखा, जवान देखा। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ जनाब, ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। अच्छा, इश्तियाक बेग साहब के तारुफ में सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और बिजनेसमैनों के लीडर्स भी। मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? जी जी बिल्कुल पीटीआई के साथ जी। हाँ, नून लीग और पीटीआई के साथ जो है और एमकेएम वो बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए। हमने तमाम सियासतदानों को यकजा कर दिया, क्योंकि ईद का दिन तो फिर साथ होना चाहिए। मगर मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं कि वैसे तो आप लोग बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बैठ के चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बड़ी अच्छी दोस्तियां होती हैं। मुखालिफत है ना, वैसे सियासी मुखालिफ हैं, वैसे बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपको सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। खैर मुबारक जी। कैसे गुजरी आपकी? देखिए जी, ईद पे मेरा बड़ा सेट पैटर्न होता है, क्योंकि मैं मोरक्को का कौंसल जनरल भी हूँ। तो हमें पोलो ग्राउंड में तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के कौंसल जनरल एक साथ इकट्ठे होके नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पे उनके कंट्रीज़ के फ्लैग वगैरह भी लगे होते हैं। उसके बाद वालिदैन की हम कब्रों पे जाते हैं, और शाम में हमने मेक ए विश के कुछ बच्चों को, जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमें ईद की खुशियाँ मनानी है, नए कपड़े ख़रीदने हैं, तो वॉलंटियर्स एक दिन पहले उनको ले जा के तैयार करवाते हैं, उनके साथ ही वक्त गुजारते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं। यही होती है। हाँ जी, और फिर रात को, क्योंकि मेरे बड़े भाई अख्तियार साहब हैं, वो फैमिली के सबसे बड़े हैं, तो तमाम जितने भी हम लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और उनसे ईदी लेते हैं। अच्छा। तो क्वाइट हेक्टिक डे जी। तो इसका मतलब है आप अभी तक इख्तियार भाई से ईदी लेने वाला? मेरे ख्याल है इसके अंदर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्टिव कि आप कितने बड़े हैं, अपने बड़ों से लेनी चाहिए, ताकि वो बचपन की याद और मांग के लेनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ जितने सब मेरे बड़े हैं, और आज मैं सब बड़ों से ईदी लेने, और यहाँ सब बड़ों से ईदी लेने का मतलब ये भी हो गया। सही है ना? चाहिए भैया अयाज भाई ईदी देके जाना। अच्छा, आपकी बात कर रहे पहले ही समझ गए थे कि हमने पहले ही इनको जो है वो पता था भाई। अयाज भाई को बात कर रहे वाले थे इसी बात पे। मैं कह रहा था वो चूंकि इख्तियार भाई इनसे बड़े हैं और उनको अल्लाह मियाँ ने बड़े होने की वजह से ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो सबको ईदी दें। और मुझे ये अच्छा लगा जब ये आ रहे हैं तो मुझे महसूस हो रहा था कि उन्होंने मेरे लिए भी ईदी भेजी है, क्योंकि मुझ में उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपसे 3-4 साल बड़े हैं वो ना, अपने इख्तियार की वजह से। 3-4 साल का 300-400 नहीं कहा। फरमाइश आई है भाई, डॉलर बड़ा ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। आपकी हुकूमत आ गई, इनकी हुकूमत में भी पढ़ लगे थे, आपकी हुकूमत में भी पढ़ लगे, डॉलर में ईदी अच्छा है ना, किसी को तो पढ़ लगे। ले लीजिए, उसकी वजह यह है कि अब मतलब ये है कि अब फर्दर डिवैल्यूएशन पाक रुपीस की नहीं होगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे घबराना नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई है। IMF 1 के बजाय हम 1 बिलियन लेने गए थे, उन्होंने कहा 2 बिलियन हम देंगे। तो आप तो इकोनॉमी के जनाब मास्टर हैं, तो इंशाल्लाह अच्छे। लेकिन इस पर जरा कमेंट इनसे करवा लेते हैं कि वो कड़ी शराइत भी मान के आए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर है। जब तो हो सकता है कि 1 मिलियन कहा हो, तो उसके बाद 1 बिलियन जो है वो वैसे ईदी के तौर पर एडवांस जो है ये सही तो अभी ईदी के तौर पर वो ईदी नहीं देंगे। मैंने ईदी का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड ईदी का लफ्ज इस्तेमाल किया। और बल्कि डॉलर में ले हम तो ज्यादा अच्छा रहे। 1 बिलियन डॉलर मिला ना, वो कह रहे हैं वैसे ले लें आप, डॉलर कम होने वाला है, डॉलर डीवैल्यू नहीं होगा पाकिस्तान। ये रोज अजीब वैसे ईद पे फोन वोन आ रहे थे तो यही था कि भाई बेहतर ये है कि आप सबसे कहें कि भाई डॉलर में दे दें आप यार, फॉरेन करेंसी दे दें, क्योंकि उसकी वैल्यू आप सोचे ना, कहाँ टका जब था तो लोग मुहावरतन कहते थे टके की चीज है, अब बता टका हमसे आगे चला गया। सही बात है। तो अब ये इससे पहले कि डॉलर टिके नहीं और हमारा रुपया और ऊपर आ जाए, तो अल्लाह करे कि मैं तो कहता हूँ ऐसा हो जाए। वो बिल्कुल हो, हमारी मईशत बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल इब्तिदा करनी चाहिए हम में से किसी को ईदी देने की ना, मेरा ख्याल अभी बिल्कुल करें ना इब्तिदा, फॉरेन करेंसी में फौरन देनी चाहिए। क्योंकि हम बोल में बैठे हैं तो हमारा जो बोल है ना, उस बोल को सच्चा किया जाए। बेटा वो तुमको दिए थे पैसे देना। जी अब्बा क्या कह रहे हैं? अच्छा अर्शद भाई, आप सुनाइए कि कैसी ईद गुजरी है आज आपकी, और आज फिर कैसा गुजरता है ईद का दिन? भाई ईद के दिन तो जाहिर है सबसे पहले यखनी पुलाव बनता है और फिर सवैयाँ बनती है। अच्छा, शीर पहले बनती है, शीर खुरमा? जी नहीं, शीर खुरमा नहीं,
अच्छा जी, वो सादी सवैयाँ होती हैं दूध वाली, वो बनती है, शुरू से बन रही है। जब मैं छोटा सा था तो माँ के हाथ की खाता था। अब जाहिर है बीवी बच्चे वाले हो गए तो मिसेज जो है, अभी माँ है नहीं, वालदैन है नहीं, तो बीवी जो है, लेकिन वो रवायत जो है वो कायम है घर पे। जी, यखनी पुलाव बनता है ईद वाले दिन, और उसके अलावा फिर वो बीवी का हाथ डिफरेंट ही होता है। जी बिल्कुल, मैं खुद भी बनाता हूँ। बिल्कुल, बीवी का मैं खुद भी बहुत अच्छा बनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की बात कर रहे थे। नहीं, वैसे ही अर्शद भाई ने कहा पहले जब बचपन में थे तो माँ के हाथ की खाते थे, मैं समझा आगे आगे कुछ कहने वाले हैं, बीवी के हाथ की खाते कुछ जब उन्होंने उस हाथ का पूछा कौन सा हाथ। ये बड़ा ज़रूरी हो गया। वैसे अर्शद भाई, ये खाने पीने में एक मेरा बड़ा सवाल होता है कि मैंने कुछ सिंगर्स, कुछ नात खानों को देखा, वो हर चीज़ खा रहे होते हैं। हम तो उस चीज़ को हाथ लगाएं, गला खराब, आप लोग खा पी जाते हैं, ठंडा पानी भी पी लिया, लेकिन ठंडा पानी जैसे नहीं, तरीका कार है ना, अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके बाद फिर ठंडा पानी ना पिए ना, थोड़ा सा लिहाजदारी करें, ख्याल रखते हैं अपने आप। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मेरे पहले उस्ताद जो है ना, वो मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब, क्या तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई। फिर मुजाहिद हुसैन खान साहब, वो उस्ताद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। तो आप किसी स्केल के ऊपर जब आप रिहर्सल करते हैं ना, रियाज करते हैं, तो आपका गला जो है ना उस स्केल में फिक्स हो जाता है। अगर मुझे बुखार भी होगा तो मैं गाना गा जाऊंगा, अच्छा। नज़ला जुकाम भी होगा गाना गा जाऊंगा। क्यों कि जिस स्केल से मैंने गाना गाना है वो स्केल बिल्कुल ओके है, तो उस स्केल में और मैं गाना आपको पता है कि वो जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसको पता है कि मेरा स्केल ये है, मैं अगर सी से गाता हूँ तो मेरे गाने सी से ही बनाएंगे या बी फ्लैट से बनाए, जो उनको पता होता है म्यूजिक डायरेक्टर को। तो उस लिहाज से फिर वो मेहनत होती है सारी, उस मेहनत से आपने अगर लगन से मेहनत करनी है तो फिर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी लाइव गाते हैं और कोशिश रहती है कि लाइव गाएं, जहाँ भी कॉन्सर्ट में जाते हैं। अरशद की इस बात पे मुजीब आलम का मुझे बात याद आ गई कि वो गा रहे थे, तो कहीं ऐसी किसी ने, मोइन भाई ने पूछ लिया कि आप ये बताएं कि कितने साल से गा रहे हैं, तो वो नॉर्मल सी बात उनसे की, तो मुजीब आलम कहने लगे यही मैंने कोई किसी से सीखा नहीं गाना। कहले तो कब सीखेंगे? और वो ऐसा बीच में पहुंच लेके कहा है कि तो हमारी लाइफ में जैसे इन्होंने सीखने की बात की, वाकई आप हैं, कंपेयरिंग करते हैं, आपकी अपनी एक फील्ड है, सबकी सब अपने स्पेशलिस्ट हैं अपने बोलने के, लेकिन इसमें हम कितने ही काम कर लेना हमें लगता है कुछ कमी है। क्योंकि अगर भी ये सोच लें कि नहीं हम कंप्लीट हैं, तो वो अब जाहिर है कि अब ये इनकी शादी हुई है, अब मैं समझता हूँ कि इनकी लाइफ का स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ में पता नहीं हमने तारीफ की भी होगी कि नहीं की होगी बीवी की, या कहा होगा बेगम तुम इतनी अच्छी हो, दिल करता है तुम जैसी दो हो। तो लाइक वो अब दौर चेंज हो गया है। तो उसी तरह मैं वो जो गायकी वाली बात कर रहे हैं, ये सही है कि हम जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस हमेशा चलती रहनी चाहिए। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस मैं करवाने वाली हूँ, मैंने कुछ चीजें निकाल ली हैं आप सब लोगों के लिए, टंग ट्विस्टर्स हैं। अच्छा, ये टंग ट्विस्टर में हम ज्यादा थोड़ा फोकस कर लें सियासतदानों, जरा सियासतदानों से टंग ट्विस्टर्स इनके टाइम हमारे पास बैठने का कम है, क्योंकि पीछे हल्के लोग। पहले तो वेट में रेहान हाशमी साहब से एक टंग ट्विस्टर, मैं देखती हूँ कितने अच्छे हैं। सादा मुश्किल वाला नहीं, मुश्किल वाला है। टंग ट्विस्टर तो मुश्किल ही होता है, लेकिन टंग ट्विस्टर मीन्स कि जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, मैं आपको बोल के बताऊंगी। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। आप जल्दी जल्दी बोल रहे। लड़की ने नहीं, आराम आराम से, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। तेज तेज बोले ना। अब क्या मजाक बनवा रही है, तो बात हो रही थी हमारे। नहीं बोल सकते भाई, ये भाई टंग ट्विस्टर है, गेम है हमारे इलाके के। भाई इलाके के लोग आ गए, इससे किसको मारा, ये मीम बन जाएगा इसका। आजकल तो मीम का जमाना है, क्यों भाई, क्या कहते हैं? नून का भी जमाना था, नून का भी जमाना था। नहीं, नून का भी जमाना है। मैं आज ईद के दिन की बात कर रहा था। अच्छा, आज तो नून मीन काफ सब एक हो गए ना। हाँ, आज तो हमने सबको एक कर दिया है। अच्छा जी, एक और टंग ट्विस्टर है, आलमगीर से हम करवाते हैं। अच्छा, आलमगीर बचपन में, हाँ बचपन में किया है वाला टंग ट्विस्टर, बहुत आसान है वैसे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है ये वाला? नहीं किया, आज कर लें, बस बचपन याद ताजा कर, है ना, जबरदस्त है। तेज तेज बोलना, कच्चे पापड़ पक्का पापड़, कच्चे पापड़ पक्के पापड़, एक दो बार कह सकते हो, एक दो नहीं 3 बार कह चले। कच्चे पापड़ पक्के पापड़, कच्चे पापड़ पक्के पापड़, इसी रिदम में आ जाए। हां, इसी रिदम में कच्चे पापड़, कच्चे पापड़, पक्के पापड़, कच्चे पापड़, पक्के पापड़। मैं तो 6-7 दफा कह दिया। नहीं, आपसे नहीं आलमगीर से, आप वोट ना दिलवाएं। उन्होंने पापड़ कर दिया, इनसे पपीता करवा लें। हाँ, ये सही है, कच्चा पपीता पक्का पपीता। हाँ जी, आलमगीर
वो सारा शर्म लिहाज वो चले पपीते को चादर वादर दे के नकाब उड़वा लेते हैं उसका। चले मैं आपसे एक सवाल कर लेती जी। हूँ। सवाल ये है कि 3 लोग नहर में नहा रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए, क्यों? तीसरा गंजा होगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये सही है। फौरन फौरन पहुंच जाते हैं। नहीं, बहुत आसान था, मतलब इसमें कुछ था नहीं। वैसे गंजे लोग जो होते हैं, कहते हैं कि गंजे जो होते हैं जिनके बाल नहीं होते या बाल हटवा देते हैं तो अमीर होते हैं। नहीं, जो कुदरती concept- गंजे नहीं, होते हैं, अमीर- जो concept कुदरती होता गंजे है। होते हैं, जो कुदरती गंजे होते हैं वो अमीर होते हैं। नहीं, बहुत से अमीर कुदरती लोग गंजा। बाल लगवाते हैं, बहुत से अमीर हाँ। लोग अपना गंजापन छुपाते हैं फिर बाल लगवाते हैं। आजकल अमीर लोगों के बाल लगे होते हैं सिर्फ और सिर्फ। कि वो समझ जाएंगे कि ज्यादा पैसा है। ऐसी अच्छा, बात है। एक सवाल जो है हाँ। वो रेहान भाई आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा, कश्ती में है और हम इधर हैं हमारे समंदर में और 2 लोग साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों आपके में साथ से 2 लोग। आपके साथ 2 हैं, उनमें से एक को आपने फेंकना है और फिर आप और वो दूसरा बच सकते हैं। एक है खालिद मकबूल सिद्दीकी और एक है आमिर खान। किसको फेंकना है? ये किसको मुअत्तल बचाना करवाने के लिए प्रोग्राम किया है। ये मुअत्तल करवाने के लिए हम प्रोग्राम चाहते हैं आपकी मीम्स बन है? जाए ना। चले ईद चले में। हम कर रहे थे, आसान कर लेते हैं। हाँ। ये पक्का काम करवाएंगे। चले दो का कर लेते हैं। नहीं, ये किसी 2 को डॉक्टर्स फेंकना पेकाना 2 जरूरी डॉक्टर्स है। कर लेते हैं, एक खालिद मकबूल भाई और दूसरे फारूक भाई। अब किसको फेंकना? अभी आसान हो मेरे गया। लिए दोनों अहमियत के हामिल हैं। यस, नहीं, अब मजबूरी है ना। मुझे लगता है सबको कहेंगे तैर के चलते हैं। नहीं, ये तो कहेंगे मैं खुद कूद जाता हूँ, मुझे तैरना आता है। दोनों में से किसी को नहीं, मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं। अच्छा, यही सवाल इधर ले आते हैं हाँ। आलमगीर साहब। अच्छा, कश्ती वही वाली हमने वापस बुलवाई है, उसमें आपको भी बिठा दिया, साथ आपके हलीम आदिल शेख और अली जैदी बिठा दिए हैं। डुबोना किसको है, बचाना किसको है? अब आपने नहीं तैर के आना, प्लीज एक को डुबो के चले आइए। चले, मैं नहीं आता, आमिर लियाकत को भी ऐड कर दें। वो तो अब आप लोग नहीं है। अब आप चाहते हैं कि मेरी तरह से ये हो जाएगी, तुम्हारे शो में ये हो। फिर किश्ती डूबी। सुराख कर दें किश्ती में ना, पूरी किश्ती डूब जाए। नहीं वैसे फिर भी जवाब तो होना चाहिए इसका। दोनों मेरे दोस्त हैं, बड़ा यार ये गैर देख मुनासिब लेना, है। जब मैंने बोला है ना वो वाला कटवाना। भाई ये दोनों सियासतदान बहुत पक्के हैं, इन्होंने ना किसी सवाल का जवाब देना है ना इन्होंने कोई टंग ट्विस्टर्स खेलना। बिल्कुल, ये रुकनीत भी बचा रहे हैं अपनी और सेफ खेलना है। सेफ खेलना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, अगले जाने वाले इलेक्शन जो है वो आप अपने उसी हल्के से लड़ रहे हैं या इमरान खान साहब यहाँ आ रहे हैं कराची? चलें ये खबर तो देते जाएं। अभी तो खैर मालूम नहीं है कि चूँकि हल्का बंदियों का भी कह रहे हैं कि क्या हल्का बंदियाँ होती हैं। मैं ये कह सकता हूँ, मैं ज़रूर ख्वाहिशमंद हूँ, मैं ज़रूर कंटेस्ट करूँगा और पार्टी का फैसला है वो कहाँ से कैसे होता है। और अभी तक ये बड़ा प्रीमेच्योर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहाँ से कंटेस्ट करेंगे, इस पर भी कुछ कह नहीं सकते। वैसे रेहान साहब अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है क्योंकि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है कि नज़रिया ज़रूरत को ख़त्म किया गया और जो इम्पार्शलिटी, बाद औक़ात देखें इम्पार्शलिटी भी प्रॉब्लमेटिक होती है। हम क्योंकि सियासी एतबार से इतने मैच्योर नहीं हुए हैं मिन हैसुल कौम, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने मैच्योर नहीं है कि इम्पार्शलिटी को सस्टेन कर सकें। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, उसके लिए मेरा ख्याल है आइन की तशरीह होना बहुत ज़रूरी है। आइन की तशरीह के लिए इदारे मुतहर्रिक तो हुए हैं, लेकिन कुशादा दिली के साथ, ज़िंदा दिली के साथ तमाम चीज़ों को, तमाम इदारों को उनके अपने एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए। सही है। ताकि वो चलना शुरू करें, क्योंकि 70 साल तक कब तक आप हाथ पकड़कर चलाते रहेंगे इंस्टीट्यूशन को? देखें, पाकिस्तान इज़ आउटकम ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। जो 90 साल 1857 से लेकर 1906 मुस्लिम लीग का क़याम, 1906 से लेकर 1946 के इलेक्शंस, यानी कि 90 साल जद्दोजहद का नतीजा है पाकिस्तान एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का। तो पाकिस्तान को अगर लेकर आगे जाएगा और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना पड़ेगा। आज मौदरत के साथ सियासत देखें, ये भी समाजी कारकुन है, ये भी समाजी कारकुन है। जब तक कि समाजी कारकुन नहीं होगा, सोशल वर्कर नहीं होगा, तो सियासतदान कहाँ से बनेगा? हमारे यहाँ बिल्कुल बदकिस्मती से वो रुझान तब्दील हो गया है और सियासत का जो मकसद था बड़ा फिल्दी डर्टी एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है। जबकि नौजवान जो कि काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको पॉलिटिकली एक्टिव भी होना चाहिए कि लीडरशिप कहाँ से आपकी आएगी? कहतुर रज्जाल का शिकार है आपका मुल्क, लीडरशिप क्राइसिस है,
उस फुकदान को दूर करने के लिए मेरा ख्याल है हमें सही है। दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना। उसकी वजह यह है कि ये आज का मौजूदा अमेरिका 200 साल के बाद मौजूदा अमेरिका बना है। हमें तो 70-75 साल हुए हैं। इट माइट टेक सम टाइम, एवोल्यूशनरी प्रोसीजर से हम गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब कराची से लड़ रहे हैं। ओके, अभी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ पहले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो कराची से लड़ रहे हैं। ओके, और उन्होंने ये भी कई बार वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह कराची को लाहौर बनाऊंगा। और ये आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले जब आए थे, कुछ घंटों के लिए आए थे, मगर उन्होंने कराची पे बड़ी तवज्जो दी। वैसे एक थोड़ी सी बात, कराची को लाहौर, कराची को पेरिस, कराची को क्या क्या बनाने के बड़े कराची को दावे होते हैं, आपकी लेकिन कराची को सब भूल जाते बचपन हैं। का कराची बना दिया जाए ना। डेफिनेटली मैं आपको ये बनाया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब है, उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है कराची के लिए। और जब भी वो कराची आए हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं कराची के अंदर डेफिनेटली डेवलपमेंट वर्क करूँगा, क्योंकि उनको शौक़ भी है। फिर आपने देखा है कि लाहौर में भी कितना काम हुआ है। तो और जब आदमी का खुद अपना स्टेक होता है कि वो कराची से लड़ रहे हैं, और लास्ट टाइम भी आपको पता है कि 249 से लड़े थे और कोई 600 वोट दे के जनाब किसी और को जितवा दिया गया था। और 3 साल तक हम लड़ते रहे कि 600 वोट को गिनवा दो, वो गिने नहीं गए। तो बट इस बार आप देखेंगे कि वो कराची से लड़ेंगे इंशाल्लाह। कराची में चले हम देखें कराची जो है वो वज़ीर आज़म तो यहाँ नजरअंदाज नहीं होगा तब्दीली जो है, कराची, लेकिन मसला फिर वो वहाँ ना अगली हुकूमत में आ जाए कि वो 18 अमेंडमेंट। हाँ, जरा एक ब्रेकिंग मैं साहिबा से भी ले लूँ, ये ईद के बाद धरना और है, बस बता दें हमारे नाज़रीन को। जी जी, अच्छा, आज ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ईद के बाद इस्लामाबाद में धरना होगा। उसी तर्ज का होगा या उससे डिफरेंट होगा 2014 वाले? मेरे ख्याल में तो उसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि उसमें होता ये है कि लोग शाम को सारा दिन ऑफिस में होते हैं, फिर शाम को धरने में जाते हैं, फिर वहाँ से एक अलामती धरना ईद के बाद धरना होने लगे रात 11-12 बजे तक। बस ये ईद के बाद पीटीआई जो है वो प्रेशर बनाएगी। बिल्कुल। और अर्ली इलेक्शंस कर अर्ली इलेक्शन। चले जी, ये तैयार हो जाएं। वो जो भी पीटीआई के कारकुनान हैं बड़े पुरजोश हैं, बड़े जोशीले हैं, तो देखते हैं कि ये धरना वो जो पहले था 124 दिन का, तो इस बार क्या होता है। और इस बार सूरत हाल, हाँ जी, 126 दिन का धरना था और बड़ा तवील धरना था। पूरे फिगर दे रहे हैं ना, हमारा दिल बैठना शुरू हो जाता है कितनी लंबी ट्रांसमिशंस होंगी जो हमें करनी पड़ेंगी। खैर, ब्रेक हमें लेने का कहा जा रहा है। बिल्कुल, हम शुक्रिया अदा करेंगे रेहान हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, और आलमगीर साहब आपका भी शुक्रिया। बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, और हम भी आपके साथ हैं और ईद की खुशियों में मजीद कुछ बातें करते हैं, कुछ खट्टी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, अभी आता है। जी जनाब, वेलकम बैक। मुदस्सिर की बातें खत्म हो गई तो हम दोबारा से शो कंटिन्यू करें। बस क्या करें, बातें ही बातें हैं, बातें ही बातें हैं, आपकी बातें बिला वजह खवातीन बदनाम है कि वो ज्यादा बोलती हैं। मैं सही बता रही हूँ आपको, मर्द हजरात बहुत बातें करते हैं। मैं खामोश बैठा हूं ड्यूरिंग द शो। और वैसे भी चलें, हमारे नए गेस्ट हमारे साथ आ गए मुदस्सिर जी। बिल्कुल, और हर मैदान में खवातीन जो हैं वो अपना नाम बना रही है माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और ईद के रोज़ हम बात करें डिफरेंट फैकल्टी से, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, एक्टर्स हो, इस तरह हमारे, जी हाँ, बिजनेसमैन हो, इस तरह हमारे बहुत बड़ा अच्छा शोबा है, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो कि हर लम्हा उनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती, ईद पे छुट्टियां भी उनकी मनसूख हो जाती हैं, हमारी तरह काम, जी हमारी तरह, तो वो भी अपनी ड्यूटी पर होते हैं और हमारे लिए, आपके लिए, सिक्योरिटी के लिए, शहर की, मुल्क की वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ DSP साहिबा मौजूद हैं और ज़किया मलिक साहिबा, उनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी साहबजादियाँ बहुत प्यारी प्यारी सी वो भी मौजूद हैं, उम्मे हानी और उम्मे रुबाब। ईद मुबारक आप दोनों को। कैसे हैं आप लोग, ठीक है? DSP साहब, कैसी आपकी ड्यूटी के अलावा, मतलब ये ईद घर पे भी गुजरती है, ड्यूटी ईद के दिन थोड़ा छुट्टी वुट्टी मिल जाती है? माइक अगर फील्ड में हैं हम तो फिर उसमें होता है कि ईद भी हमारी रोड पे ही होती है और आवाम की खिदमत में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल आप ट्रैफिक पुलिस में या ट्रैफिक पुलिस में जब थे तो बहुत ज़्यादा था कि बिल्कुल रोड पे ही हम खड़े होते थे, ईद है या चांद रात है या इबादत का रमज़ान है। लेकिन अब स्पेशल ब्रांच है तो स्पेशल ब्रांच में भी है कि वहाँ पे भी ड्यूटीज़ हैं, इंटेलिजेंस में हूँ, तो इसमें तो आपको पता है कि हर वक्त हमने बस रहना है कि हमने सोना नहीं है। बिल्कुल। और एक खातून होते और हुए हम जैसों की टो में लगे रहना ना, हमें भी अननोन। अच्छा, खातून होते हुए, एक माँ होते हुए, एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाना, ये भी बड़ा मुश्किल है, पूछूंगी मैं आपसे। लेकिन एक और शोबा है मुदस्सिर,
जो कि बड़ा जिसे कहते हैं कि उनकी भी कोई दिन रात एक नहीं होते, उनकी भी कोई लाइफ नहीं होती है, और उनकी भी छुट्टी नहीं होती, उनकी भी छुट्टी नहीं होती है, ईद भी उनकी अपनी नहीं होती है, और लेकिन उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। और वो है डॉक्टर का शोबा, जो कि हमेशा हमारे लिए हमें बीमार होते हैं तो हमें सेहतमंद करने के लिए, देखने के लिए वो मौजूद होते हैं। कौन है? डॉक्टर शबाना नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत आप उनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं, अक्सर औकात प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा को देखते ही ना मुझे लगा कि मुझे भी शायद कहीं दर्द है। ये एक बड़ा फिनोमेना है कि कोई भी साथ बैठो, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, कब है? ये पिछले साल हुआ था मुझे, अभी आप तो ठीक हो ना? हाँ, डॉक्टर को देख के मुझे भी याद आ गया, क्योंकि डॉक्टर साहबा का जो शोबा है और वो भी न्यूरोमस्कुलर का है, तो वो ये बड़ा एक हसास मामला होता है। हम मुझसे भी जानेंगे। फिर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी डॉक्टर साहबा को इस मामले में मिले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर चीज़ के हवाले से आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी आप लग रही हैं माशाल्लाह। तो ये ईद डॉक्टर्स की भी पुलिस वालों की तरह या न्यूज़ मीडिया वालों की तरह या फिर जफ़र अब्बास की तरह काम में लगी रहती है, या छुट्टी मिल जाती है जब आप इतनी सीनियर डॉक्टर्स हो जाएं? तो बिल्कुल, असल में सबसे पहले तो शुक्रिया कि डॉक्टर्स को आपने याद रखा, क्योंकि हम याद रखते हैं, हमें उसी वक्त याद बीमारी के अलावा तकलीफ में। कोविड के ज़माने में जितने डॉक्टर्स को हमने याद किया और जितने डॉक्टर्स से हमने आपको मिलवाया है, और हम खुद भी मिले, चाहे किसी जमाने में। उसके बाद वो कह रहे हैं आपने तो हमें कभी याद ही नहीं किया, कोविड चला गया, कहते हैं हम दोबारा ले आए कोविड। हाँ, और बिल्कुल वही आपने अभी जो कहा ना, जैसे ही लगता है कि देखते ही डॉक्टर्स को कि भाई हमें भी ये प्रॉब्लम हो गया। ऐसे ही जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं, शुरू में जब हम कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है, कार्डियो पढ़ाया जाता है, तो हर स्टूडेंट समझता है कि उसको एंजाइना हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट आता है। बाकी ये है कि मसरूफियत जहाँ तक है, ये सब टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएं तो आई थिंक कि आप हर शोबे में रहते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं ना, डीएसपी साहिबा हों, डॉक्टर साहिबा हों, तो ये खवातीन शायद काम नहीं करती होती हैं, लेकिन हम देखते हैं घरों में उसी तरह से। जैसे हमसे भी सवाल होता है कि एंकर तो शायद किचन में जाते भी नहीं होंगे, लेकिन सारे काम बहुत अच्छा खाना देखिए मुदस्सिर गवाही देंगे। सब काम करते हैं हम लोग, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, घर भी मैनेज करते हैं, क्या बात है, ड्राइविंग भी करते हैं, हम जिम भी करते हैं, और मतलब सोशलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। मेन फैक्टर होता है कि किस तरह आपने मैनेज करना है। हाँ। और हमारे पाकिस्तान में ये अगर आप एक काम कर रहे हैं तो दूसरे काम के लिए आपको ऐसा लगता है कोई, आप इंजॉय करें जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम है। लेकिन आपने ये एक बात बहुत की, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में मैं एक सवाल मैं दिल बार बार कर रहा है कि मैं ना वो गाना सुनूं, लेकिन उससे पहले मैं इश्तियाक भाई से बात। अच्छा, इश्तियाक बेग साहब को मैं बड़े सालों से इश्तियाक भाई कहते हैं, ऑन एयर भी इश्तियाक भाई, हालांकि हमें ऑन एयर प्रोड्यूसर्स कहते हैं यार ये भाई बहन ये रिश्ते मना किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ भाई, जफर भाई, कुछ भाई के बाद के लिए निकलता ही जफर भाई है। तो इश्तियाक भाई, ये टाइम मैनेजमेंट आप 3-4 चीज़ों में आप भी बड़े इन्वॉल्व होते हैं, मैनेज कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही किया कि ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप मैनेज कर लें तो आप काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं। मेरा ये है कि मैं मोरक्को का कौंसल जनरल भी हूँ, फिर मेक ए विश फाउंडेशन को भी लेके जा रहा हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं कॉलम भी लिखता हूँ लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए, और फिर बड़ी बीइंग ए कौंसल जनरल बड़ी हमारी एक्टिव होती है, सोशल एक्टिविटीज जाना है। हफ्ते के 7 दिनों में 10 प्रोग्राम्स में भी जा रहे हो? हाँ, जा रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर आप प्रॉपर तरीके से लेके चलें तो आई थिंक यू कैन मैनेज, विच इज़ अ गुड थिंग। मगर अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि जब शाम में रात को आप घर आएँ तो आपको ये हो कि कंस्ट्रक्टिव डे आपका गुजरा है, और जो भी चीज़ें आपने की हैं वो कंस्ट्रक्टिव थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हम सब चीज़ें अपने लिए नहीं करें, कुछ थोड़ा सा वक्त दूसरों के लिए भी निकालें, क्योंकि अचीवमेंट ये नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ गेन कर ली, बट ये है कि आपने कुछ दूसरों को लिए भी कुछ किया है। तो मुझे ज़्यादा खुशी ये होती है कि जब मेक ए विश के लिए मैं कुछ टाइम देता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, असल खुशी उसी में होती है जब दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की। और ये मुझे लगता है कि जफर भाई आपको बड़ी इत्मीनान भी होता होगा। जफर भाई, मैं जो बात कर रहे हैं मेक ए विश, आप यकीन जाने एक बच्ची अगर किसी गाँव में ज़िंदगी और मौत की आखिरी स्टेज पर है और उसकी सिर्फ ये आरजू है कि मैं एक दिन किसी आईजी साहब के साथ बैठ जाऊं, मतलब, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो, यकीन करें माँ बाप उसकी मौत का गम भूल जाते हैं। सही बात कि मेरी बच्ची मरने से पहले उसकी जो आरजू थी, जो खुशी उसके चेहरे पर आई, वो अपनी आरजू पूरी करके गई। हालांकि देखें, जिसके खबर दे दी जाए तुम्हारी बच्ची को ब्लड कैंसर है, तो वो वालिदैन तो रोज़ाना मरते हैं और रोज़ाना जीते हैं,
ऐसे। लेकिन अगर कोई उनको रिस्पेक्ट दे दे उनके गांव उनकी बस्ती में जाकर कि आओ तुम्हारी बेटी को मैं एक, तो वो तो फूले नहीं। मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम देखता रहता हूँ, कमाल है। मतलब पाकिस्तान में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो कमाल है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी ऐड करूंगा, क्योंकि बात मुस्कुराहट की हो रही है कि डॉक्टर शमसी साहब जिनकी डेथ हो गई, इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनका एक दफ़ा मुझे फ़ोन आया कि एक बच्चा है, उसका बोन म्यूरो का हम ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी ये विश है, वो ये चाह रहा है कि वो आप शेर खान हैं, आपका जो बुलबुले का रोल है, तो आप सिर्फ आएँ, वो चाह रहे हैं कि आपसे मिल ले वो बच्चा। अच्छा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, मेरे दिल में बड़ा लगा, मैंने कहा यार बड़ी डिफरेंट सी बात हो रही है। खैर मैं गया, वो पूरा मैंने पहन के जाके उस बच्चे से मिला। अब उनके पेरेंट्स पहले तो इतने मुझसे गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं अरे आप शेर खान फला, लेकिन जब मैं उस बच्चे से मिला हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो बच्चा उस कंडीशन में बड़ा स्माइली हो गया और उसने फ़ोटो वोटो भी खिंचवाए मेरे साथ, मैंने यूं हाथ डाल के, लेकिन मैं निकल के मैं सोच रहा था कि मैंने शायद दुनिया का बहुत बड़ा काम कर बेस्ट काम कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ हम हर देखें सबकी फील्ड अलग अलग है। मैं कहता हूँ कि आजकल लोग जो है ना, लोग खुशियाँ छीनते हैं। हम कहते हैं जब हम किसी को थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दें और हमारे 10 लोगों के बीच बैठ के वो मुस्कुराहट अगर हमने बांट दी या कोई खुशी हमने बांट दी, तो मैं बिल्कुल मतलब आदमी जो है ना वो बिल्कुल, तो मैं वो कभी नहीं भूलता कि इससे मिलती जुलती अगर चीज़ें हैं जो हम सब किसी न किसी तरीके से कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कि एक बार हकीम लुकमान से किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन क्या है, डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पे बैठी हैं, तो उन्होंने कहा प्यार और मोहब्बत। और पूछने वाले ने कहा कि अगर इससे भी बेहतरी नहीं आए तो हकीम लुकमान साहब ने कहा कि इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो प्यार और मोहब्बत जो होती है, जो आप देते हैं और खुशी जो देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ख़ासतौर पे हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो गिव अप कर चुके थे, मगर जब उनकी विशेस पूरी हुई, प्यार मिला, तो उनमें एक अपनी बीमारी से फाइट करने का जज्बा उसके अंदर पैदा हुआ। और ये जो जज्बा है, मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाऊं। वैसे तो ये बात ज़िमनन कर रहे थे ज़फ़र अब्बास, ये आज से कोई 3 साल पहले का मामला है, जब नया नया कोविड का मामला हुआ, शायद 2 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर हैं हमें आप भेजें, कि हम आपको वहाँ पर भेजें, आप वहीं पे एक मोहल्ले में लोग बैठ के कलेक्ट कर लें, नौजवान निकलें, वो राशन बनाएं और उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ मुख्तलिफ दोस्तों को वैसे ही फार्मूला बनाया कि यार वो कह रहे हैं ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इतने में इतने दिन निकल जाते हैं, अगर आप ये करेंगे इतना बजट बन जाता है। जैसे जैसे हम गुफ्तगू करते हुए ज़फ़र अब्बास ऑफ कैमरा ये बात कर रहा हूँ, तो वो हमारी गुफ्तगू मैंने वो पूरी चीज़ें ट्रांसफ़र की और 2 साल से वो पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग उन्होंने अपने ताईं, ज़फ़र अब्बास तो शायद 1 लाख राशन बांट रहे हो, उन्होंने वहाँ पर 5000, 3000, 2000 बैग्स बना के बांटना शुरू कर दिया। तो वो जो एक चलाना है ना उस चीज़ को, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी रमज़ान में इसी तरह से एक औरत आई मेरे पास, 3 महीने की उसकी बच्ची थी, मोटरसाइकिल पे बैठ रही होंगी, उतर रही होंगी, हाथ से गिर गई। अब वो 3 महीने की बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया और उसकी आंखों की बीनाई चली गई और उसकी ग्रोथ रुक गई और एक बड़ी मुश्किलात में आ गई वो बहन। हिम्मत वाली औरत थी, शौहर भी नौकरी करता रहा। उस औरत ने घर के अंदर चीज़ें बनाई और अपना सारा और ऑनलाइन उसको बेचती रही। इन दी एंड अब वो इस पोजीशन में आ गई, कह रही है मेरे बच्चे की अगर एक, अच्छा डॉक्टरों ने गलत तजुर्बा करके एक आंख अंदर से निकाल दी पूरी, अब दूसरी आंख में बीनाई आ सकती है, वो ये कह रही है। हालांकि बच्चे के पास दिमाग काम नहीं कर रहा, चल वो नहीं सकता, कह रही कैसे चले, जब उसको नज़र ही नहीं आता, अब वो 9 साल का हो गया। तो उसने अपनी एक मुसीबत बताई, उसने कहा मुझे कोई फला जर्मनी अमेरिका में बता दो, एक चिप लगती है कोई आंख के पीछे, शायद उससे तो लोग मेरी मदद करें, पैसों में नहीं, मुझे डॉक्टर का बताएं ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मसला नहीं है, मैं अमेरिका जा चुकी हूँ सब कुछ। उसने आगे मुझे एक लिफाफा दिया मैंने कहा लिफाफा किसके लिए? उसने कहा जिस किसी के घर में इस एज का बच्चा है, सीपी चाइल्ड, ये उनको दे दिएगा गिफ्ट। मैंने कहा क्यों? कहने लगी हमारे बच्चे के साइज का पैम्पर नहीं मिलता। मैंने कहा मिलते हैं? कह रहे नहीं, चाइल्ड जो होता है इस एज का 9 साल, उसका पैम्पर नहीं मिलता। ये बड़ा और तो मैंने फिर अपील की, मैंने कहा बड़े बड़े स्टोर्स हैं भाई, इंपोर्टर्स हैं, आप लोग इंपोर्ट करो, मैं आपसे खरीद लूंगा। और अगर इस बच्चे का पैम्पर 100-150 का आता है, या जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं 1000, 2000, 10,000 पैम्पर ले लूंगा। तो उसकी माँ ने मुझे रोका, 1 मिनट, 100-150 का नहीं आता, 1500 में 5 आते हैं। मतलब मुश्किल देखें। पहले उस माँ को सलाम है जिसको पता है मेरा बच्चा ना चल सकता है, ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना बता सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। अभी माशरा भी उनका बाइकआउट करता है ऐसे लोगों का। अगर हम जिस माशरे में रहते हैं, वो आप मत समझिए कि अगर आपकी सगी बहन भाई के यहाँ कोई एक सीपी चाइल्ड है तो आप अपनी बेटी की शादी में उसको ऊपर बैठाएंगे बच्चे के साथ, नहीं, आप कान में बोलेंगे तू मेरी सगी बहन है, मेरी इज्जत रख ले, स्टेज पे मत आना, इस बच्चे को लेकर कम से कम मत आना। हम लोग तो ये जुल्म करते हैं। हालांकि उस औरत को तो हमें सलाम करना चाहिए जो अपने बच्चे को
देखिए ना, दूसरे का बच्चा चल रहा है 4 साल का, इसका बच्चा स्टिल गोद में, दूसरे का बच्चा मैट्रिक में आ गया, इसका बच्चा स्टिल गोद में, दूसरे के बच्चे की रुखसती हो रही है बेटी की, उसकी बेटी स्टिल गोद में। हमारे हीरोज हैं। तो उस माँ का ये जज्बा मैंने वीडियो बना के डाल दिया। मैंने कहा ये देखें ये कौन सी औरतें हैं कि ये एक सीपी चाइल्ड को पाल रही है, कह रही तुमसे पैसे नहीं चाहिए किसी से भी, सिर्फ मुझे दुनिया का और जगह बता दो, मैं अपने चांद की आंख लगवा दूं। भले इसका दिमाग नहीं है, भले ये नहीं चल सकता, आंख तो आ जाए इसकी। मतलब ये कि देखने वाली वो आरजू देखें लोगों की कैसी कैसी। और वो औरत इंटरव्यू देते हुए उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अच्छा हमारी मुहिम चल रही है माँ, हम भी ईद मनाएंगे, हम चलाते हैं रमजान में लोग कपड़े, मैं समझा शायद कपड़ों के लिए दे रही है, नहीं कपड़ों के लिए नहीं है, सिर्फ पैम्पर लेके कहीं से भी ढूंढ के जहां से मिल जाए। मेरा शौहर अभी 4 घंटे से ढूंढ रहा है, पूरे कराची में घूम रहा है, उसको नहीं मिल रहा। तो किसी ऐसी फैमिली को दे दिएगा, क्योंकि ये बच्चे बता नहीं सकते कि हमारा पैम्पर अब गीला हो चुका है या हमारे जिस्म की इस वक्त क्या हालत है। जी माओं की जो आप बात करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है माओं का इस तरह से। ये तो खैर एक बहुत स्पेशल केसेस होते हैं और हमने बहुत देखा भी। ऐड करूँगी आपकी बात में कि जो सीपी चाइल्ड है, क्योंकि हमारा ताल्लुक है सीपी चाइल्ड का, बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में काम हो रहा है और हमारा तो ये फील्ड है और बड़े पैमाने पे सीपी के बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, बल्कि रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट हो रहे हैं। उसमें यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और इसके ऊपर काम हो रहा है कि जो बच्चे जिनका ब्रेन काम नहीं करता, स्पेशल किस्म की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका ब्रेन उसकी रीजनरेशन होती है। इस तरह की स्टिमुलेशन दी जाती है, नए नए मेथड्स। आई थिंक के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है शायद के सीपी ये अलग केस है। सीपी चाइल्ड तो है, लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, वो गिरा था, बाइक से गिरा था 3 महीने की उम्र में, बहुत सारे केसेस। अब वो ना बैठ सकता है। एक तो सीपी चाइल्ड होता है मतलब चल रहा है, चले हाथ पकड़ लिया चल रहा है। नहीं, सारे सीपी चाइल्ड की टाइप्स होती हैं, सारे सीपी चाइल्ड। चलिए ये बड़ा अच्छा है कि डॉक्टर साहब आपके चलें कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल बेहतर ये कि अगर ये आपके हमारे शो के तवज्जुह से अगर यहाँ से कुछ हेल्प हो सके। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर खुदा ने आपके ख़ानदान में, आपके घर में किसी के यहाँ ऐसी औलाद पैदा की है तो उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए। ये बात ये तो उसको अपनी तकरीबात में बाइकआउट ना करें, उसको आप हीरो बना के पेश करें कि ये मेरी सगी बहन है, इसके यहाँ ये औलाद हुई थी और ये देखें क्या परवरिश कर रही है, जो दूसरे बच्चों को पहना रही है वही इसको पहना रही है। ऐसा नहीं इसको पिंजरे में बंद किया हुआ है या इसको छत पे डाला हुआ है या इसको नहीं, उसकी वैसे ही खिदमत करनी है, इंसान है आपका सगा है। बिल्कुल ऐसे जो है आजकल जैसे बात करें, ये बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जो सीपी चाइल्ड का बाकायदा सीपी चाइल्ड या स्पेशल जितने बच्चे हैं, इस स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे हैं उनके, बाकायदा आपने देखा है व्हील चेयर और ये मैराथन और स्पोर्ट्स में, अब तो बाकायदा इनको हीरो ही समझ के पेश किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा असल में अभी डॉक्टर साहब सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कबूल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस तरह से वो चीज़ें हम देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है, आज ईद का दिन है, लेकिन वे कि जफ़र भाई की बात को मैं थोड़ा इंडोर्स करूँगा। हमारे यहाँ कोई बेवा हो जाती हैं या किसी को खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है, तो हम कज़न या बहन की ही मेहंदी वगैरह पे उसको थोड़ा सा दूर करने का ये अमल अभी हमारे वो है, वैसे ही ये बिल्कुल अमल है। जैसे जो माओं की आप बात कर रहे थे, मैं क्योंकि आप माँ भी हैं और बड़े मुश्किल भी चीज़ें आप तो लोगों को देख भी रहे होते हैं, ये इस तरह से मैनेज करना और फिर बच्चियों की परवरिश भी ऐसे करना, ये एक हम तो सलाम करते हैं अपनी माओं के, आपको सबको, कि जितना मुश्किल आपके आने से पहले ये बात हो रही थी कि ईद, छोटी ईद पर सबसे काम ज्यादा खवातीन कर रही होती है। मैं कहता हूँ सारी सबसे ज्यादा मुश्किल काम देखिए, फिर अपना फर्ज भी निभाना है और घर की भी मामलात देखने, कैसे करती हैं सब कुछ? पुरानी हो गई सर्विस, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम अपना टाइम मैनेज करते हैं हर चीज़ को। और मैं समझती हूँ कि जिस दिन मैंने बहुत कम कुछ किया हो या कुछ भी ना किया हो, रेस्ट कर लिया हो, कभी तबीयत ख़राब हो, तो मुझे वो दिन सबसे बोरिंग लगता है। क्योंकि मैं कहती हूँ अगर हमें सज़ा देनी है ना तो बस हमें घर बिठा दो। हम वर्किंग वाले हैं तो हमें हार्ड वर्कर हैं, हमें बस होता है कि बच्चों को तो शिकायत नहीं होती कभी। आप कह रहे हैं सज़ा देनी है, बच्चों से पूछे, बच्चों को शिकायत होनी नहीं चाहिए। रुबाब बताइए, आप कभी होता है मम्मा से कहें कि मम्मा घर में भी टाइम दे दिया करें? नहीं, मम्मा टाइम प्रॉपर देती हैं हमें और हमें कभी भी मतलब ये कमी महसूस नहीं हुई कि मम्मा जॉब कर रही हैं। अच्छा जी, हम हमेशा रिलैक्स रहते हैं और मम्मा हमें प्रॉपर टाइम देती हैं। ज़बरदस्त भाई। मैं ज़रा अहमद से ही सवाल करना चाहूँगी। अहमद, माशाल्लाह अब तो आप मैरिड हैं, बड़े हैं, लेकिन जब आप छोटे थे, ज़ाहिर है बाबा तो बहुत माशाल्लाह सुपर बिजी ना, तो कभी होता था शिकायत बाबा घर में नहीं होते हैं, ईद पे नहीं होते हैं? नहीं, मैं अगर अपनी बात करूँ, बीइंग द यंगेस्ट ऑफ माय फैमिली, मैं सबसे ज्यादा एसोसिएटेड रहा हूँ पापा के साथ। अच्छा। मैं तो मुझे तो पापा मतलब ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है। देखिए मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे तो कह सकते थे कि बेगम वो कहें कि नहीं भाई अब तो शादीशुदा है तो अपनी लाइफ में बिजी हो, लेकिन माशाल्लाह साथ साथ हम चल रहे होते हैं। तब भी साथ जाते थे बाबा के? जी, काफी जगहों पे। अच्छा। काफी जगहों पे, बल्कि मेरे बड़े भाई उंगली पकड़े हुए चल रहे हैं और चले जा रहे हैं साथ साथ। ये अच्छा है। मेरा सबसे छोटा और ये माशाल्लाह हाफिज भी है
माशाल्लाह। और जो दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन दूर की रिश्तेदारी है, क्योंकि बीच में 3 बहनें भी हैं। अच्छा, तो आपस में दोनों भाई तो ये है। अच्छा अर्शद साहब, मैं उस वक्त भी पूछना चाह रही थी और वो रह गया। आपने कहा कि भाई ज़ाहिर हमारी भी लाइफ ऐसी होती है, एक रिवायती सारे पकवान बनते हैं, लेकिन घर वालों को शिकायतें होती हैं कि ज़ाहिर जब बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी करियर में, तो जब आप ज़ाहिर काम बहुत करते हैं तो होती हैं शिकायत, और फिर वो दूर कैसे करते हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा शिकायत होती पहले होती थी, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, पहले मसरूफियत ज़्यादा था। अब ज़रा कम होगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, बेटी मेरी जो है वो उसकी शादी होगी, वो मैनचेस्टर में रहती है, तो छोटी सी फैमिली, बेटा हमारे साथ रहता है, तो उसका सॉफ्टवेयर हाउस है यहाँ, अपना वो काम करता है, वो भी बिजी रहता है। तो अब जो है ना, मेरी जो मिसेज है उसको इतना नहीं होता। बेगम को शिकायत होती है? जी पहले होता था, फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मैं फिर क्या करता था, अगर दोनों में से किसी ने तो पहल करनी है तो मैं बाहर निकल जाता था। आप तो रोमांटिक सॉन्ग सुना देते होंगे, बस खत्म बात। वहाँ रोमांटिक सॉन्ग चल जाता था? नहीं है वहाँ कुछ नहीं चल सकता। ऐसा सॉन्ग वाला सिलसिला नहीं है, ऐसा सिलसिला नहीं। लेकिन चले आज आप जो है वो एक सॉन्ग सुनाए। मेरा ख्याल आज हम सिफारिश भी करते हैं कि अगले 1 साल के लिए वो मान। लेकिन एक फरमाइश तो आपने मेरी पूरी कर दी बिना कहे। लेकिन एक फरमाइश जो बहुत देर से मैं कह रही हूँ, मेरे तमाम व्यूअर्स का भी है। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। यास भाई, हो सके तो भाई, क्या खूबसूरत गाना था। आपको पता है क्या, एक सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े होकर गा रहे हैं। अच्छा। हो सके तो मेरा एक काम करो, और किसी तरह से करो। मेरा ख्याल है काम तो हो गया, किसी तरह से करो, फिर भी नहीं हुआ होगा। नहीं, मेरा ख्याल है उनका हो गया, लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा गाना है। यकीन करें, हमें पता नहीं कौन कौन से काम याद आ गए ईद पे। हमें एक काम याद आ गया, बहुत जरूरी काम है। फार्मूला दिया पूरे पाकिस्तान को, जो आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया। अर्शद भाई ने कहा जब मेरी बेगम नाराज होती हैं मैं बाहर चला जाता हूँ। हम लेकिन ब्रेक पे चले जाते हैं। आप तो वैसे ही बाहर रहते हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। दोबारा शोर आएगा, बेगम फिर नाराज होगी, शोर फिर बाहर। तो जफर भाई ज्यादातर बाहर रहते हैं, लेकिन हमें अभी इस वक्त जाना है ब्रेक पर, बड़ा जरूरी है जी। तो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ बड़े मजे की बातें हो रही हैं और बहुत डिफरेंट बातें हो रही हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मुस्कुराहट चंद लम्हे पहले कहकहों में थी, क्योंकि ब्रेक के वक्त जो बातें हो रही थी, और जाते जाते जो जफर भाई ने कहा है वो बहुत से मर्दों के लिए बेहतरीन फार्मूला, लेकिन डरे खवातीन इस फार्मूले से कि वो आएंगे फिर नाराज, फिर बाहर जाने का। मर्द भी डरे, बेगम निकल गई बाहर। तो क्या होगा? ये क्या है? डॉक्टर साहब से निकल जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछे, डॉक्टर साहब आप अकेली तो डॉक्टर नहीं हैं, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो आपके घर में भी कोई बातें सारी मेडिकल की हो रही होती है, नाराज़गी भी हो रही होती है, वो चुप कर रहे होते हैं, कभी वो चुप कर गए, कभी आप बोल रही हैं, और कभी वो फिर चुप कर गए कि आप ही बोल रही हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे घर की तरह चल रहा होता है? मेरे दोनों बेटे भी डॉक्टर बन रहे हैं, फाइनल ईयर में है। अच्छा। मतलब 4 लोग हैं, चारों ही डॉक्टर। मतलब हाँ, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, जैसे आप देखते हैं शोज़ वगैरह में भी ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं मैं ही बोलूँ। अच्छा, घर में भी वो कहते हैं आप ही बोल लें। और हम वैसे असल में आपको हर एक को स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खुद बहुत। आपको कितनी स्पेस मिलती है? सारी स्पेस आपको ले लेती हैं खवातीन स्पेस। सारी स्पेस आपको ही मिलती है, हस्बैंड को भी। गुड लिसनर है, और तीनों गुड लिसनर्स हैं। गुड लिसनर है, और बैकबोन हूँ ना मैं फैमिली की, तो जाहिर है। क्या बात है। तो बहस तो फिर होती ही नहीं होगी? बहस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती हमारे यहाँ। बस होती है तो सिर्फ एजुकेशन के लिए, और इसमें अपने जैसे केसेस आप ये बता रहे हैं सीपी के, मुझे बड़ा वो फील हो रहा है कि हम लोग इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सके कि लोग सीपी के बच्चे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। बल्कि ये बड़ा अच्छा आपने बात कर दी। सुमैया का अपना प्रोग्राम जो होता है आज की ताज़ा खबर, मेरा स्पेशल रिपोर्ट, हम ज़रूर इस पे बल्कि उस केस के हवाले से आपको बिठा के दोनों जाने कनेक्ट करेंगे, ताकि किसी की अगर कोई मदद हो सके और कोई और भी हो इस तरह से। जफर भाई आपके पास बिल्कुल सीपी चाइल्ड अगवा हो जाते हैं, उनके किडनी गायब हो गया, अगर चलने फिरने बहुत चीजें वीडियोस मौजूद हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो वॉलंटियर्स करते हैं और काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं बहुत लिमिटेड टाइम होता है इनके पास, और वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों से ज़्यादा
मतलब उस वक्त घबराए हुए होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई एक टर्मिनल इल होता है तो इट्स नॉट जस्ट द चाइल्ड बट पूरी फैमिली जो है वो जनाब डिस्टर्ब हो जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये तो हम मिलने की विशेष की, हमारी इतनी डिस्पैरिटी है हमारी सोसाइटी में कि कभी कभार बच्चों की विशेष आती हैं टू हैव ए डॉल एंड अ डॉल हाउस एंड समटाइम्स द पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, और हम अपने बच्चों के लिए हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि दूसरों के भी बच्चे जो हैं, और ख़ास तौर पर टर्मिनल बच्चे जो हैं जिनके पास लिमिटेड टाइम है, उनकी विशेष को भी हम अडॉप्ट करें जी। और हम अपने प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दे रहे हैं। ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, इससे 1 किलोमीटर आगे जाके उल्टे हाथ पे मोड़े इब्राहिम हैदरी में, एक बाप से उसके बच्चों ने सिर्फ ये ख्वाहिश की कि बाबा हम जिस क्लास में जाते हैं वहाँ खिड़कियाँ नहीं हैं, हमें सर्दी लगती है, स्वेटर दिला दें। 30 रुपए का स्वेटर आता है लंडा का। बाप बेरोजगार था, बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका। 2 साल पहले का वाक़या है। कब्रिस्तान में गया, बिल्कुल कोने में, अपने सर पे पेट्रोल डाला, आग लगाई, पूरे कब्रिस्तान में जलता हुआ दौड़ा है। सिर्फ बच्चों की 30 रुपए के लंडा के 2 स्वेटर की ख्वाहिश थी। मैं जब उसकी मैयत पे गया तो उसके चाचा बच्चों को डांट रहे थे। टेंट लगा हुआ था, गली के अंदर सब बैठे थे, ताज़ियत करने आ रहे थे। मैंने कहा भाई ये नौबत क्यों आई, क्या मुसीबत है बताओ। अब जब फिर मैं कब्रिस्तान भी गया, मैंने वहाँ सारे मामला देखे, उसके कपड़े, उसके बाल बेचारे के जहाँ जहाँ वो दौड़ा, तो चचा बच्चों को डांट रहा था कि तुमने मांगे क्यों स्वेटर। डिस्पैरिटी बहुत है हमारी सोसाइटी में भी, बहुत ये एक बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद एक मैं प्रोग्राम एक छोटा सा किया, वो एक साहब थे, वो भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, उसने कहा कि मेरा ये सिर्फ मैंने सड़क पे ये लगा रखे हैं तो कोई बाप जो है वो खुदकुशी ना करे, मुझसे ले जाए खामोशी से, वैसे ले जाए, मुझे बताए भी ना, लेकिन ये खुदकुशी ना करे। बच्चों के ये 50 रुपए के 100 रुपए में बेचता हूँ, अगर उसके बाद 50 नहीं है तो ले जाए। तो यहाँ हमारे पास ऐसे जज्बे भी हैं कि जो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी चीजें बेच रहा है जो चंद हजार रुपए का उसका टोटल माल है, वो लोग भी ऐसे जज्बे रखने वाले हैं। तो इन जज्बों की वजह से कराची एक ऐसा शहर है जहाँ लोगों के दिल बहुत कुशादा हैं। 2.5 लाख दस्तरखान रोडों पर रमजान में अफ्तार में लगाने वाला शहर कराची, 2.5 लाख। अगर आप सोराब कोट से सिर्फ करीमाबाद आ जाएं तो लेफ्ट राइट 300 से ज्यादा दस्तरखान बिल्कुल इतने सी जगह पे हैं। बिल्कुल उसमें वो आपके लिए तरबूज भी रख रहे हैं, पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, चाट भी हैं, और सर और मैडम कह के लोग गाड़ियां रोक के नॉक करके मिनरल वाटर की बोतल देते हैं। अफ्तार का टाइम हो गया। आप अगर कराची की सड़क पे निकल जाएं और अफ्तार का टाइम होने वाला, आपको मिन्नतें करके आपको जो है वो बॉक्स दिया जाता है। ये बड़ी ये जो एक मिलना है ना, जहाँ हम बहुत सारी खराबियां देखते हैं, वहाँ अच्छी। आपको याद होगा पिछले साल हमने सिर्फ एक वीडियो थी कि जिस पे थैलेसीमिया के एक बच्चे और खून का मामला हुआ। मैंने वो प्रोग्राम का आगाज़ किया, फिर वो पूरी बोल की कैंपेन हुई, और उसमें दावत इस्लामी का मैं उन्हें तब भी शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने उस वक्त फौरी तौर पर किया। कराची के हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमने कहाँ पे फोन ये खून कहाँ देना है, हमें बताएं। तो ये जो जज्बा है ना, मैं इस जज्बे को जिंदा रखे हुए हैं। जफर साहब आपके पास भी लोग ऐसे आते हैं, आपके पास कि ये जज्बा है, ये पाकिस्तानियों का वो जज्बा है जिसने इतने मुश्किल हालात के बावजूद इस कौम को उस तरह से आगे बढ़ाया है। मगर अनफॉर्चुनेटली CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, उसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। अभी भी बड़े बड़े इदारे जो अरबों रुपए के प्रॉफिट कमाते हैं अपनी बैलेंस शीट में ज़रूर शो करते हैं, मगर ये इंडिविजुअल डोनेशन है जो पाकिस्तान में, जो आपने अभी जफर साहब ने जिक्र किया है, उसके अंदर हम नंबर 1 हैं। और कराची का तो दिल बहुत जेनरस है कि कहते हैं कि कोई आदमी रात को यहाँ पे भूखा नहीं सो सकता है। सही बात है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उसमें, मैं छोटा सा एक इसमें जो आपने बात की है, पाकिस्तान के बहुत से बड़े इदारे भी वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम वाकई उस तरह, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल देने का, एक और बात है कि यहाँ एतमाद कितना है। आप इस बात को देखिए, ईदी साहब पर होंगे, छिपा पर होंगे, जफर साहब पर होंगे, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन पर एतमाद होता है, लोग आके दे जाते हैं। मैं छोटी सी आपको याद दहानी, क्योंकि मैं बहुत करेक्ट रहा कोविड के दिनों में, चीज़ों को जब हमने देखा तो लोग ना सैकड़ों की तादाद में राशन बैग्स, मैंने ये खुद देखा, रात 12 बजे के बाद सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां निकलती रही हैं JDC से, मैंने खुद देखा है वहां पर। फिर मैं सैलानी विजिट करने गया, वहां बड़े बड़े ट्रक्स, और ये JDC पे गाड़ियां लगी होती थी लाइन पे, और जब सब वो वहां हो रहा होता था, हर रात जो है वो निकल रहा है। इसी तरह सैलानी ने काम किया, इसी तरह ईदी आपके इंतकाल के बाद वो काम हो रहा था। तो ये जज्बे हैं जो अयाज भाई साहिबा की, अयाज भाई इंतकाल पे मैं बस वहाँ से आया हूँ इंतकाल से, तो मुझे एक साहब मीडिया मुझसे इंटरव्यू ले रहा था, उसने मुझसे बोला कि मैं समझता हूँ कराची में सबसे बड़े दस्तरखान सारे सरकारी अस्पताल JDC ने कवर कर लिए, रोडें, गलियाँ, ट्रक, कंटेनर, तो आप लोग 70-72 हज़ार लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं, आपसे बड़ा खाने का निज़ाम तो किसी का नहीं इस वक्त।
कराची में। मैंने कहा भाई जितना हम रोडों पे खिला रहे हैं इससे ज़्यादा खाना बिल्किस सीदी साहिबा के ओल्ड एज होम, जी हाँ, यतीम खानों, पागल खानों और जो इनके पास माजूर डिसेबल लोगों के सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, इससे कई 100 गुना ज़्यादा ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उन लोगों को खाना खिलाते हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन से बड़ा कोई इदारा है। इन्होंने किसी की लाश के लिए ये नहीं सोचा कि इसका मजहब क्या था, इसका मसला, उन्होंने कहा लाश की हुर्मत दफना दो, दफना दिया। बिल्किस सीदी साहिबा शौहर के साथ मैयत लेकर यहाँ से एम्बुलेंस चला रहा है, शौहर वो बराबर में बैठी है, एसी का दौर नहीं, छोटी गाड़ी, मैयत 6 दिन पुरानी है, बदबू आ रही है, बेचारी लेकर जा रही है वो पेशावर छोड़कर। फिर तो ये हमारे लोग चले गए। मैंने तो जहाँ हम सैरी करा रहे थे रमजान में 30-30 हज़ार लोगों को, बिल्किस सीदी साहिबा और अब्दुल सत्तार ईदी की अलग अलग बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी। तो मैं रोजाना ऐलान करता था ऐ लोगों इनके साथ सेल्फी खिंचवा के जाना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले साल मेरा जाना हुआ, बड़ी खुशकिस्मत हूँ मैं, ईदी साहब का भी इंटरव्यू किया, बिल्किस साहिबा का मैं गई ईद पर, तो वही सादा लिबास और वो बैठी हुई वही बच्चों को गोदों में लेके, तो मैंने पूछा कि आपा चेंज नहीं करना, ईद है, कि यही ईद है, यही आम हालात हैं। और इतनी मोहब्बत करने वाली खातून, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई रंग नस्ल मजहब कुछ नहीं देखना, बस लोगों की मदद का जज्बा है। अच्छा, ये जज्बा याज भाई मैं बात कर रहा था, ये जज्बा जो है पाकिस्तानी कौम में ये बहुत ज़्यादा है। और अगर आने वाले दिन में, हर आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि हम कहते हैं ना हमारे ये होता था, हमारे ये होता था, लेकिन हमने जितनी तरक्की की इस जज्बे ने भी उतनी तरक्की की। सही बात है। इसमें एक चीज़, सॉरी, इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जो एजुकेशन और जो हमारा सोशल मीडिया और टीवी और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे ज़फ़र इक़बाल साहब को हम देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी मोटिवेशन होती है देख देख के, करते करते, कि जो यंग जनरेशन है, यंग, कई दफ़ा हुआ है कि अहमद ने मुझे कहा पापा वो उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं कि हमारे वो ज़रा राशन का मसला है, फला मसला है, या मैं जो अपने ऑप्टिकल मेरा बिजनेस है तो वो कैटरिंग के लिए, कि मोतिया एक वो चीज़ है कि गरीबों के यहाँ मोतिया फट जाता है, जब हम उन्हें चेक करते हैं रेटिनास्कोप से तो पता चला वो ख़त्म हो गया। तो हर जगह मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी इतनी मिलती है, यानी मैं अगर अभी ज़फ़र भाई से कह दूँ कि 10 लोग हैं उनके ऑपरेशन कराने, ये फौरन कह देंगे, क्योंकि ये कहेंगे यार अयाज भाई कह रहे हैं। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक हमारे अंदर, मतलब पता है, आप यकीन करें, मैं किसी को कहता हूँ मुझे कोई मना नहीं करता। मैं हमारे को एक मिसाल दे रहा हूँ कि टेम्पा में हम थे तो सारे डॉक्टर बैठे थे, तो सिर्फ मुझसे कह रहे हैं अयाज भाई वो चैरिटी के लिए कौन जो है वो बहुत बेहतर है। तो मैंने ज़फ़र भाई का नाम लिया, मैंने कहा यार आप उनको फ़ोन कर दें, आप जाएँ वेबसाइट पर, आप उस पर देख लें। तो वजह यह है कि बाहर भी भरे पड़े लोग, बाहर भी वो चाह रहे होते हैं हमें सिर्फ सही हाथ मिल जाए कि हम किसी तरह दें। लेकिन ये वाकई नो डाउट हम कहते हैं कि हमारे दीन में, अल्लाह पाक ने हमारे इस दीन में ये गुंजाइश रखी है, इतना बड़ा हमारा दिल है कि हम जितना देंगे किसी को, हमको उससे कहीं ज्यादा उसका ये डॉक्टर साहब आप कुछ कह रही थी इस पे? ये कह रही थी, देखिए इतना सब कुछ है यहाँ पर, डोनेशंस भी है, चैरिटी भी है, लेकिन जो वजह है खुदकुशी की या जो डिसअपॉइंटमेंट की, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होते हैं इंटरनेशनली, तो वो लोग यही पूछते हैं जब पाकिस्तान में ये सब कुछ है तो लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। उसकी रीज़न ये है हमारे यहाँ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। अब जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, हमें बल्कि एक आदमी ने अगर खुदकुशी की है उसको बड़ी तेज़ी से हाईलाइट किया जाएगा हर जगह, हर पेपर में उसको आप कवरिंग, तो लोगों के अंदर जो है हम उनकी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि हम उनकी मेंटल हेल्थ को नीचे कर रहे हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम डॉक्टर, एज अ डॉक्टर या हॉस्पिटल्स इतने हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम फिजिकल हेल्थ के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बल्कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि हम सिर्फ लोगों को नेगेटिव एक पिक्चर दिखाते हैं, बल्कि उनको इतना नेगेटिव कर देते हैं अपनी बातों और रवैयों से। कैसा होता है हमारे कुछ मीडिया पर्सन्स ने भी खुदकुशी से बचाया जा रहा है, वो भी एक बड़ी बात है। असल में देखें मसला एक और भी है। अभी हमने एक बात सुनी, बताया एक साहब थे यहाँ जिन्होंने बोला कि हम इंशाल्लाह, अभी सर ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, ठीक है ना। कराची वो था जिसकी मिसाल पूरा पाकिस्तान देता था, रोशनियों का शहर पाकिस्तान का, कराची वो जो 69% रेवेन्यू देता था, कराची वो जो 90 देता है, जो 91% आज भी पूरे सिंध का रेवेन्यू देता है। मैं अपनी वालदा के साथ लाहौर गया, पहले ही बता चुका हूँ। अभी तो मेरी वालदा ने बोला गाड़ी रोको, हमें ऑरेंज ट्रेन में बैठना है। हमने गाड़ी रोकी, ऑरेंज ट्रेन में बैठे, समनाबाद पे उतरे, गाड़ी नीचे खड़ी थी, वापस आए। उन्होंने कहा मुझे ये देखना था कि इतनी खूबसूरत ट्रेन चल रही है, हम खुश हुए,
हमें पता था हम कराची के रहने वाले हैं, 61% रेवेन्यू कराची ही दे रहा है, और कराची में नहीं है ऑरेंज ट्रेन। सही बात है, सही है, पूरे पाकिस्तान में हो, हमें खुशी होगी। इसी तरह से कराची में पैदा होने वाले शख्स जिसके शिनाख्ती कार्ड पे लफ्ज़ कराची लिखा है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आप सोचें 45,000 बच्चा ये जामिया से पढ़ के निकल रहा है, जामियात से, सरकारी नौकरी आपके लिए है नहीं। कोविड के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्रीज का क्या हाल है आपको पता है, पूरी दुनिया के मामलात क्या हैं आपके सामने। तो जब तक आप इस सिस्टम को दोबारा, भाई वो कोटा सिस्टम खत्म करें ना। अब ये कराची का लड़का बेरोजगार है, सिर्फ 1 जनवरी से 15 फरवरी तक 70,000 स्नैचिंग के केस तो रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो कितने होंगे। तो बात ये डिप्रेशन है। माँ तो बोल रही है बेटा हमने बेटी का जेवर बेच के तुम्हें पढ़वाया था, अब तुम्हारी बहन की शादी आ रही है, तुम्हें हमने पढ़वा दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करा दी है, 7 लाख रुपए लगा दिए, अब पैसा लिया उसकी शादी का। वो कह रहे हैं अम्मी दिन में 22 फैक्ट्रियों में अपनी सीवी डाल के आ रहा हूँ। ये रोजाना के मसाइल हैं जो मैं सुन रहा हूँ। अब लाजिमी बात है वो दस्तरखान से खाना तो ले जा सकता है, लेकिन घर जब मालिक मकान आके बाप को धक्का देगा तो उसको दस्तरखान की रोटियां नहीं दे सकता कि ये 25 दस्तरखानों से रोटियां लाया हूं, उस महीने का किराया माफ कर दो। या उसके बच्चे अगर शादीशुदा है तो स्कूल वाले 1 साल की फीस ये 50 रोटियां लेके माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, पैसा लाओ। वैसे ये तो है बेरोजगारी, और कोविड के बाद तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, रोजगार के मौके ही पैदा नहीं हो रहे। देखिए एक सर्वे आया था जिसमें बतलाया गया है कोविड के बाद 10% जो है गुर्बत में इजाफा हुआ है, और जो मिडिल क्लास लोग थे वो उसके अंदर आ गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि ये महंगाई जो बढ़ी है, हालांकि पूरी दुनिया में बढ़ी है, मगर हमारे यहाँ इसको ज़्यादा हम इसलिए फील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई 40% से ज़्यादा डीवैल्यूएशन हो गई हमारी करेंसी की, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। तो अब दिन की 30 से 40,000 सैलरी है, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा। मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जी बड़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि यही उम्मीद जो है वो हम उसी उम्मीद पर कायम है, उसके लिए कोशिश भी वो हम कर रहे हैं। डीएसपी साहब, ये आपका जो पुलिस में इस तरह से है ना, और आप आजकल तो स्पेशल ब्रांच है, मैं थोड़ा सा इसलिए दूर भी बैठा बड़ा डर सा लग रहा होता है। नहीं, मुझे बहुत अननोन कॉलर आते हैं जी, आईडी नहीं आज मुझे आई है ना, आजकल बड़े मुझे बहुत आ रही है, मैं इसलिए थोड़ा ये आपने पुलिस क्यों चूज किया? में तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, प्लेन क्लॉथ नहीं होता है। हाँ, नहीं मैं इसलिए फिर भी आप हैं तो ना स्पेशल। हमें तो ये पता है, ये पुलिस की वैसे नौकरी क्यों चूज की, इतना मुश्किल वाला काम? वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी मुझे तो डॉक्टर बनना था, लेकिन कुछ हालात ऐसे आए घर के, कुछ ऐसी हमारी घर की स्टोरी बन गई कि मुझे पुलिस जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। तो फिर पुलिस जॉब में अब आ गए हैं तो अब बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, पहले नहीं अच्छी लगती, पहले मजबूरी में आए, लेकिन अब मजा आ रहा है ना। जी जी बिल्कुल, चैलेंजिंग था यानी कि आपके लिए। जी जी बिल्कुल, मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन वही है कि हर ख्वाहिश तो नहीं पूरी होती। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो बेहतर होता है वो हम नहीं सोच रहे, तो मेरे रब की तरफ से मेरे लिए ये बेहतर था। जब मैंने ये फोर्स ज्वाइन की तो मैं समझ रही थी कि नहीं मैं इसी के लिए हूँ, मुझे इसीलिए चुना गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस डिपार्टमेंट में। अपनी बच्चियों को मैं कहती हूँ, लेकिन उनका अपना शौक है, बड़ा नहीं डालती। बड़ी तादाद में आ रही है। हानि से पूछे थे, उम्मे हानि पुलिस में जाना है आपने क्या? माइक दीजिए ना। उम्मे हानि बहुत खामोश बैठी है। पुलिस में जाना है या कुछ और बनने का क्या इरादा है? डॉक्टर। अच्छा, अम्मा की ख्वाहिश पूरी करेंगी। आपकी फील्ड में आ रही हैं पुलिस। तो अम्मा कह रही पहले जब यूनिफॉर्म वगैरह पहन के जाती थी, फैसिनेट नहीं करता? अच्छा लगता है यूनिफॉर्म में ऐसे? नहीं, वैसे खवातीन पुलिस में आ रही हैं, बड़ी बात है। वो बहनें बेटियां जो घबराती थी थाने जाते हुए, अगर इन जैसी और भी हमारी माएँ बहनें बेटियां आएंगी इस फील्ड में, तो किसी भी औरत पे अगर जुल्म होगा वो ये नहीं डरेगी मुझे किसी मर्द के सामने जाके अपना पर्सनल मसला खोलना पड़ेगा। वो बिला झिझक इनके पास आएगी, आके बताएगी मेरे साथ ये इंजरीज हो गई हैं, ये जुल्म होता है, ये तशद्दुद हो रहा है, ये निशानात हैं, आप देख लें। ये बड़ा अच्छा है, और इजी भी हो जाएगा, बहुत। एक्चुअली ये है कि वाकई हमने हमारी इस तरह से डिपार्टमेंट में हर जगह डेस्क बनाए गए हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेल के हवाले से भी, और वुमेन्स के लिए बहुत ईजी किया हुआ है कि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं कि किसी औरत के साथ बहुत ज़्यादती होती है, फिर उसके बाद वो आने के लिए 100 दफ़ा सोचती है। सही बात है। और जब वो आ जाती है तो उससे उल्टे सीधे उससे सवाल करके उससे और ज़्यादा किया जाता है कि बहुत सारे थानों में फ्रंट डेस्क पे भी बड़ा अच्छा अब तो खवातीन के हवाले बिल्कुल ज़्यादा फैमिलीज में होता है। तो थानों में भी फ्रंट डेस्क पे बड़ा अच्छा देख रहे होते हैं खवातीन, और बड़ा अच्छा, क्योंकि अभी ज़्यादातर आप देखें कि वो दौर और था। अब जितने भी लोग हैं, मेल है या फीमेल है, एजुकेटेड है, मेरे पास एक कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसने एमए किया हुआ है, क्योंकि जॉब्स नहीं है ना, उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको नहीं मिल रही हैं तो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक दूसरा आदमी है जिस पे हमें बड़ी काबिल औरतें आ रही हैं। FIA से लुबना टवाना साहबा ने भी ज्वाइन किया आपके यहाँ। जी। हाँ, मतलब बहुत काबिल औरतें इस तरफ आ रही हैं। मैं समझता हूँ फिर अब खानदान का कोई मर्द किसी औरत को हरास नहीं कर सकेगा, और वो इसलिए खामोश नहीं रहेगी कि सुसर है, वो आके बात करेगी, उसको पता है मेरी हमजिन्स मौजूद है, मैं अपना दर्द बता सकती हूँ, और ये मेरा घर भी बचाएगी और
मुझे प्रोटेक्शन भी दिलवाएगी। चले आगे आसानी भी हो और आज बहुत मजे की बातें भी और कुछ संजीदा बातें भी, ये बड़ा ज़रूरी था कि क्योंकि ईद के दिन हमें इन चीज़ों को भी बड़ा याद रखना है, उन कुर्बानियों को, उन मेहनतों को जो ये हो रही हैं और जो पाकिस्तानियों के उस जज्बे को जिसको हम सलाम भी पेश कर रहे हैं। बातें बहुत ज़्यादा होती जा रही है लेकिन वक्त जो है, लेकिन अयाज साहब एक चीज़, क्योंकि आप ज़ाहिर हमने यहाँ कानून के हवाले से ही बात की, डॉक्टर साहब अभी मौजूद हैं, लेकिन जब ईद का मौका आता है, ज़ाहिर ईद बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ईद पर आप कानून को किस तरह देखते हैं? देखिए कानून को तो डिपेंड करता है हमारा जुर्म क्या है। शेर खान अगर देख रहे हैं कानून को, वो कैसे देख रहे हैं? वो कैसे देखेंगे जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। खान तो अगर देखेगा तो कहेगा यार देखो ईद पे हमारे को खाने में जितना चीज मिला है उस पे ये इतना प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है ये लगता है इस पे लिखा है कि खाएगा तो अपना जिम्मेदारी पे खाओ। तो बहरहाल सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो गुफ्तगू हो रही है उसमें संजीदा बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई है। हाँ। और माशाल्लाह हमारा जो बोल चैनल है इसमें हमें बोलने का मौका मिलता है, वरना घर पे तो कोई भी नहीं बोलता। तो बहरहाल हम भी इधर ही आगे बोल रहे हैं, हम भी यहाँ आगे बोलते हैं, तो फिर बीवी भी घर पे कहती है वहाँ तो बड़ा बोल रहे थे, अब बोल के दिखाओ। लेकिन अब जब बीवी बोलेगी तो ये बाहर चले सबको टिप दे दी अरशद भाई ने कि जब बीवी नाराज हो बाहर चले जाओ। नहीं, उन्होंने सिर्फ वाकया सुनाया था, टिप इधर से आई है, जिम्मेदारी है आज की इस टिप के। और इन्होंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, बाहर ही रहते हैं इसीलिए। तो जनाब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक ट्रिब्यूट अपने जो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं उनको भी दिया जाए। और अरशद महमूद साहब ने जब मुझे बताया आज प्रोग्राम से पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मसूद राना साहब को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, और एक पंजाबी सॉन्ग और अरशद साहब की अपनी आवाज़ और फिर मसूद राना साहब की आवाज़, वैसे भी बड़ी दोनों फिल्मी आवाज़ें जिसे हम कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम आप उससे इख्तिताम करें, क्योंकि हम सबको फिर से ईद मुबारक कहते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का। और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो उसको निभाया है। मैंने कहा कि मैं इनको जो मसूद राना साहब को ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बचपन से सुनता था मैं, तो ये गाना मसूद राना साहब क्या बात है। और एक चीज़ बस मैं आखिर में बोलूँगी कि खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी भर दीजिए। और एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और सब एक साथ बोलेंगे ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।